फाउंडेशन बैच का ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सब्जेक्ट जो हम लोग कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, आप लोगों को जैसे पता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है आप सबके लिए। अगर आप लोग जुडिशरी एस्पिरेंट हो, क्लैट एस्पिरेंट्स हो, लॉ की अपनी जर्नी शुरू करने वाले हो, एलएलबी स्टूडेंट हो, या फिर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ही क्यों ना हो, अगर एक टीचर हो तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक लेमैन भी हो, एक लॉ से आपका कोई लेना देना नहीं है, लॉ के आप स्टूडेंट नहीं हो, तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सारे लॉज से इंटरैक्ट करते हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा लॉ है जहाँ पे हम अपनी जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक जब तक हम उठते हैं बहुत सारे लोगों के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब आप बोलोगे कि मैं तो बिजनेसमैन नहीं हूँ कि मैं लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, तो जी हाँ, मैं सिर्फ कमर्शियल ट्रांजैक्शंस की ही बात नहीं कर रही, बट इवन इफ अगर एक आप हाउस वाइफ हैं, आप एक होम मेकर हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, तब भी आप बहुत सारे लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हो, दूध वाले से लेके आपकी मेड से लेके जिसके साथ आप ऑटो में ट्रैवल करते हो, मेट्रो, इन सब चीजों में, बस वाला से लेके सब कुछ, आप जोमेटो से कुछ फूड डिलीवरी ऑर्डर करते हो, अमेजोन से कुछ ऑर्डर करते हो, ये सारी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। इसीलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम ये समझे कि एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या लॉ लगता है और कॉन्ट्रैक्ट्स के क्या क्या रेपरकशंस हो सकते हैं, कैसी उनकी परफॉर्मेंस करनी है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कोई फॉलो ना करे, उसको तोड़ दे, तो क्या कहते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सब कुछ का समझना, एक फेयर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। एंड जब लॉ वाला के माध्यम से हम लोगों ने लॉ फाउंडेशन बैच को लॉन्च किया था, तो हम लोगों ने आपको बताया था कि हमारा एम यही है कि हम आपके फाउंडेशन को, हम आपकी नींव को मजबूत करें। इसीलिए ये जो लॉ फाउंडेशन बैच है, ये आपकी नींव को मजबूत करने के लिए बनाया गया है, आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए, आपके फंडास को क्लियर करने के लिए बनाया गया है। तो अब जैसे कि आप लोग जानते हो कि जब हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू किया, हम लोगों ने समझा कि की प्रोविजंस क्या है इस एक्ट के, हम लोगों ने ऑफर एक्सेप्टेंस के प्रोविजंस को समझा, सेक्शन 2 अच्छे से करा, फिर हम लोगों ने कम्युनिकेशन की बात करी कि कम्युनिकेट कैसे किया जाए, सेक्शन 10 में हम लोगों ने पढ़ा कि इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के, फिर हमने पढ़ा कि कौन सी पार्टीज हैं जो कॉम्पिटेंट होती हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के, जैसे कि हमने पढ़ा कि फ्री कंसेंट होना जरूरी है, पार्टीज का कैपेसिटी होना जरूरी है, वो माइनर नहीं होने चाहिए, अनसाउंड नहीं होने चाहिए, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होने चाहिए। फिर हमने पढ़ा कि लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, और ऐसा कोई भी एक्ट नहीं होना चाहिए जो कि लॉ के द्वारा वॉइड डिक्लेयर करा गया है। इसके बाद हम लोगों ने फ्री कंसेंट वाले सारे सेक्शंस कवर करे, जहां पे हमने मिस्टेक, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्जन, इन सबको कवर करा। इसके बाद हम लोगों ने क्या कवर करा, हम लोगों ने बात करी कि कंसिडरेशन के बारे में। कंसिडरेशन के बिना अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है तो वो वॉइड है, बट उसमें 3 एक्सेप्शंस होती हैं, हम लोगों ने वो भी कवर करी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कवर करा कि कुछ टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं, उनको हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा। एंड फिर हम लोगों ने कवर किया कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग टॉपिक पे आए कि परफॉर्मेंस कैसे होती है। अब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो परफॉर्मेंस कैसी होती है, और कौन से पार्टीज की ऑब्लिगेशन होती है एक दूसरे के प्रति कि वो परफॉर्म करें, कौन से पार्टीज की ऑब्लिगेशन नहीं होती है, जॉइंट प्रोमिसेस कौन होते हैं, टाइम और प्लेस क्या होता है परफॉर्म करने का, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होते हैं, ये सब हमने कवर करा। Then we dealt with the topic which is a very beautiful topic and a very छोटा सा topic, appropriation of payment। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स को आपको परफॉर्म नहीं करना है। ये सब कुछ कंप्लीट करके हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया। एंड देन वी केम डाउन टू चैप्टर नंबर 5, जहां पे हमने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करी। बट क्या पढ़ाया मैंने आपको कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट टर्म कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं करी गई है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। यहाँ पे ये बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको आपको परफॉर्म नहीं करना है। तो हम लोगों ने बात करी नोवेशन के बारे में, हम लोगों ने बात करी रिसेशन, ऑल्ट्रेशन के बारे में, ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद हम लोगों ने क्या बात करी कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि ऐसे होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं और रिजेंबल करते हैं जैसे कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो। ये भी हम लोगों ने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा, किन लोगों की लाइबिलिटी होती है, किन लोगों की लाइबिलिटी नहीं होती है। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों को कवर करना है आज के इस टॉपिक में चैप्टर नंबर 6, जहां पे हम पढ़ेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो सेक्शन नंबर 73 से 75 तक हम पढ़ने वाले हैं। कहने के लिए सिर्फ 3 सेक्शंस हैं, बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट पोर्शन है हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से इसकी तैयारी करनी है।
ठीक है, तो 73 से 75 हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या देखना है, हमें ये देखना है कि अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हो और आपका पीटी या फिर मेंस का पेपर आने वाला है तो आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि कई बार प्रीवियस के क्वेश्चंस में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। क्लैट एस्पिरेंट हो, स्लैट लिखने वाले हो या फिर आईलेट लिखने वाले हो, तो पता होना चाहिए कि अगर ब्रीच हो गया, कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, एक पार्टी ने ब्रीच कर दिया या दोनों पार्टी ने ब्रीच कर दिया, तो किस प्रकार से आप कॉम्पनसेशन दोगे, डैमेजेस दोगे, लॉस होगा या नहीं होगा, ये सब कुछ का समझना जरूरी है। और अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हो तो आपके सेमेस्टर एग्जाम में कई बार इस टॉपिक से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है, तो आप लोगों के लिए भी ये बहुत रेलेवेंट है कि आप समझें कि क्या करना है और कैसे आपको इन सेक्शंस को पढ़ना है। ठीक है, अब क्या बात करनी है, हमें बात करनी है कि आज के हम कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है ये पढ़ेंगे। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर हो जाता है किसी स्मॉल बिजनेस के ऊपर, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा वो पढ़ेंगे। क्या डिफरेंट प्रकार के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको भी हम पढ़ेंगे, उनकी भी नॉलेज होना जरूरी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रेपरकशंस क्या होंगे अगर एक ब्रीच हो जाता है, और क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करना एक क्राइम है, क्या ये क्रिमिनल लॉ के अंदर एक ऑफेंस है कि नहीं है। अगर दोनों पार्टीज ब्रीच कर देती हैं कॉन्ट्रैक्ट को तो क्या होगा, और रेमेडीज क्या अवेलेबल होंगी अगर आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेक्शन 73 को पढ़ेंगे, डैमेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे मेजर करे जाते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैमेजेस, ड्यूटी क्या होगी कि आप इन डैमेज को ना होने दें, मिटिगेट कैसे कर सकते हैं आप। लिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में पढ़ेंगे और पेनल्टी के बारे में पढ़ेंगे सेक्शन 74 में। फिर हम बात करेंगे इंडियन पोजीशन, इंडियन लॉ के हिसाब से क्या पोजीशन है जब हम लिक्विडेटेड डैमेजेस की बात करते हैं और पेनल्टी की बात करते हैं। और उसके बाद हम कवर करेंगे कि क्या एक्चुअल प्रूफ ऑफ लॉस जरूरी होता है जब आप एक कुछ भी चीज रिकवर करना चाहते हो सेक्शन 74 के अंदर। स्टैट्यूटरी डैमेजेस क्या होते हैं, क्वांटम मेरिट क्लेम्स क्या होते हैं, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजंक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी विल डील विद सेक्शन नंबर 75। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अब इसको कवर करें इससे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे रीकैप ऑफ द प्रीवियस सेशन जो हम लोगों ने कवर किया था। तो रीकैप में आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि हमने पिछले लेक्चर नंबर 15 में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स को रिजेंबल तो करते हैं बट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, उनको क्या कहते हैं आप, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हो। ये टर्म आईसीए में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं डिफाइंड है। क्या डिफाइंड है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि रिजेंबल करते हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट रिजेंबल करते हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर 68 से लेके 72 तक हम लोगों ने कवर किया था। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है। यहाँ पे पार्टीज की इंटेंशन नहीं थी, पार्टीज डिडंट इंटेंड टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, बट यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे लॉ अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर देता है। और यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट की बात करी गई, जिसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन भी माना गया है, क्योंकि बहुत बार आपके पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट क्या होती है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट के बारे में पढ़ा हमने, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में पढ़ा कि आप किसी एक बंदे को रॉन्गफुल लॉस नहीं कॉज कर सकते और खुद को रॉन्गफुल गेन नहीं कर सकते। तो बेसिकली अपने आप को एडवांटेज प्रोवाइड करना और दूसरे को नुकसान प्रोवाइड करना ये अलाउड नहीं है। अगर आपको कोई एडवांटेज मिली है, अगर आपको कोई बेनिफिट मिला है तो आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, उसको रिस्टोर करना पड़ेगा या फिर पे बैक करना पड़ेगा। हम लोगों ने ये पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये पढ़ा हम लोगों ने। और ये देखा कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो पार्टीज की इंटेंशन होती है कि वो एक लीगल रिलेशनशिप फॉर्म करें, सेक्शन 10 के एसेंशियल एलिमेंट्स पूरे होते हैं, यहाँ पे सेक्शन 10 के एसेंशियल एलिमेंट्स मिसिंग होते हैं। ये एक उस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि लॉ अपने आप से फॉर्म कर देता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन अराइज कर जाती है कि अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाए। ठीक है, ये सब कुछ पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सेक्शन 68 के अंदर अगर आप किसी बंदे को नेसेसरी सप्लाई कर रहे हो और वो जो बंदा है वो कौन है, वो इनकॉम्पिटेंट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके, इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन हो गए आप लोगों के, जैसे कि वो बंदा अनसाउंड है, या फिर वो बंदा माइनर है, या फिर वो कौन है, डिसक्वालिफाइड बाय लॉ है। तो अगर आप इनको कर रहे हो या फिर आप इनके किसी इंटरेस्टेड, इनमें से ही किसी
इंटरेस्टेड पर्सन को कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो किसी को कुछ चीज सप्लाई। अब नेसेसरीज क्या है ये कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से होगा। हमने पढ़ा था रोटी कपड़ा मकान सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बट उस बंदे की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देख के आपको पता चलेगा कि उसके लिए और क्या क्या जरूरी है। हो सकता है उसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, हो सकता है उसके लिए न्यूज़पेपर बहुत जरूरी हो। तो नेसेसरीज के हिसाब से जो आप उसको सप्लाई करते हो, यू आर इंटाइटल्ड कि आप उसको रीइम्बर्स करवा सकते हो या फिर आप उसको क्लेम कर सकते हो उसकी स्टेट से। तो या तो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो या फिर उसके किसी इंटरेस्टेड पर्सन को प्रोवाइड कर रहे हो, देन यू आर इंटाइटल्ड फॉर दिस रीइम्बर्समेंट। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन नंबर 69। सेक्शन नंबर 69 में हमने पढ़ा कि अगर आप रीइम्बर्समेंट ले सकते हो अगर आपने किसी इंटरेस्टेड पर्सन के लिए पेमेंट करी है। तो अगर आपने पेमेंट करी है और वो आप इंटरेस्टेड थे उस चीज में, बट पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको रिएम्बर्स करा सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप हो एक टेनेंट और आप अपने मकान मालिक की जगह आप वो हाउस टैक्स दे देते हो क्योंकि आप उस घर में इंटरेस्टेड हो, तो कल को जाके आप उस मकान मालिक से क्या कर सकते हो, रिएम्बर्समेंट ले सकते हो जिस चीज की आपने पेमेंट करी है। उसके बाद सेक्शन नंबर 70 में हमने पढ़ा ऑब्लिगेशन क्या होगी अगर आपने एक नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट को इंजॉय किया है। अब ग्रेटिटुअस एक्ट तो हुआ जिसमें मेरी इंटेंशन नहीं थी कि मुझे पैसा मिले, बट यहाँ पे मैं खैरात नहीं बांट रही हूँ, मैं कोई भी ग्रेटिटुअस एक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसा काम कर रही हूँ जिसमें मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बाद में पैसा दो, तो उसके लिए आपकी ऑब्लिगेशन है कि आपको मुझे पैसा देना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 71 में हमने पढ़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एक बंदे की जो कि फाइंडर ऑफ द गुड है। और हमने क्या पढ़ा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम वही होती है जो कि एक बेली की होती है, जो हम लोग आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। बट फॉर नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसको उस गुड्स को ध्यान से रखना है और उसको उन गुड्स का उतना ही ध्यान रखना जितना वो अपने गुड्स का ध्यान रखता। मिक्स नहीं करना है अपनी चीज़ों के साथ, उसको ओनर को ढूंढने की पूरी कोशिश करनी है, पूरी तरह से अपने आप को कोशिश करनी है कि वो ओनर को ढूंढ पाए। एंड दिस वॉज रेड विद 169, जहाँ पे वो बंदा बेच भी सकता है अगर कोई पेरिशेबल आइटम है, अगर उसको लगता है कि ये चीज़ को बचाने के लिए ज़्यादा खर्चा हो रहा है मोर देन द वैल्यू, तो भी वो इस चीज़ को बेच सकता है। सेक्शन 71 में हमने पढ़ा सेक्शन 169 के साथ। सेक्शन नंबर 72 में हमने पढ़ा कि लाइबिलिटी क्या होगी उस बंदे की अगर उसको कोई चीज को पे करा गया है या उसको कोई चीज पे है या डिलीवर्ड है जो कि अंडर मिस्टेक है या फिर अंडर कोर्जन है। मिस्टेक या फिर कोर्जन के अंदर अगर कोई चीज दी गई है तो क्या लाइबिलिटी होगी, इसको हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अच्छे से डील किया था और हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश लॉ के बेसिस पे ये आया हुआ है। मोजेस का हमने केस पढ़ा था, मोजेस वर्सेस मैकफेरलिन, वो एक पहला केस है जहाँ पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करी गई, चर्चा किया गया। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट के कारण डॉक्ट्रिन क्या कहती है कि आप किसी का अनफेयर यूज नहीं कर सकते, किसी का फायदा नहीं उठा सकते। अगर आपको कोई चीज का लाभ मिला है, अगर आपने किसी चीज का बेनिफिट एंजॉय किया है, कोई आपको चीज डिलीवर करी गई है, तो आपको उसके लिए रिएम्बर्समेंट करनी पड़ेगी, आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। और ये नहीं हो सकता कि आप दूसरे इंसान का फायदा उठाएं और अपना मजे कर लें और दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। तो ये सब कुछ हम लोगों ने कवर किया था हमारे पिछले लेक्चर में, और आज अब हम डील करने वाले हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जब हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो हमें पता है एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो बेस है, वो फाउंडेशन है हमारी बिजनेस इंडस्ट्री का, हमारी ट्रेड इंडस्ट्री का। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये ट्रस्ट के बेसिस पे फॉर्म होते हैं, क्योंकि दोनों पार्टीज एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करती हैं, बिलीव करती हैं कि जो भी उनकी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसे हमने जो सेक्शन 737 के अंदर पढ़ा था, वो एक दूसरे के प्रति परफॉर्म करेंगी। ठीक है, अगर इनकी टाइमली फुलफिलमेंट नहीं होती है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो टाइमली फुलफिलमेंट करना एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट का बहुत ही ज्यादा एसेंशियल पार्ट होता है कमर्शियल ट्रांजैक्शन का। और अगर कोई भी बंदा ब्रीच कर जाता है इस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को, तो वो एक दूसरे का ट्रस्ट तो भूल ही जाते हैं, एक दूसरे का ट्रस्ट तो तोड़ते ही हैं, बट उनको पेनल्टी भी देनी पड़ती है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे हमने ड्राफ्ट करते हुए डिसाइड करी होगी। एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आपको किसी भी टाइम आपको मौका मिला है कि आप एक लीज अग्रीमेंट को पढ़ें या फिर एक रेंट अग्रीमेंट को पढ़े, तो उसमें क्या होता है, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस दे दी। उसके बाद एक टर्म ऐसी भी होती है, अगर आपने पढ़ा हो, कि एक क्या टर्म होती है कि तुम्हें हर एक 7th डे ऑफ द मंथ तक या फिर 15th डे ऑफ द मंथ तक आपको पेमेंट करनी पड़ेगी रेंट की। तो
टर्म होती है 7th डे ऑफ द मंथ तक आपको रेंट पे करना है, और अगर आप पे नहीं करोगे तो डिफॉल्ट पेनल्टी लगेगी। कितनी? जैसे किसी कोई कहता है 1000 रुपए की पर डे, ठीक है। अगर ऐसे टाइप का कोई क्लॉज है तो यहाँ पे प्री डिटरमाइन करा गया है कि अगर आपने पेमेंट नहीं करी है तो क्या डिफॉल्ट पेनल्टी होगी, क्या आपके ऊपर पेनल्टी होगी। तो ये प्री डिटरमाइंड होता है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट की ड्राफ्टिंग। इससे क्या पता चलता है कि इंटेंशन क्या थी हमारी पार्टीज की जब वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर रहे थे, ठीक है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेसिकली जो आपने कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म किया था, आप अब उसको तोड़ रहे हो, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस का पालन नहीं कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सेक्शन 73 से 75 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करता है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। पेनल्टी देनी पड़ेगी, कॉम्पनसेशन होगा, डैमेजेस कैसे कैलकुलेट होंगे, और एक दूसरे का ट्रस्ट तो टूट ही जाएगा। तो दोनों तरीके से अगर आप बात करो तो ये एक प्रोसेस बताता है कि अगर ईदर ऑफ द पार्टी तोड़ देगी कॉन्ट्रैक्ट को तो फिर उसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा, उसके बारे में 73 से 75 बताता है। तो ये भी पॉसिबल है कि ब्रीच हो जाए बट वो दोनों की पार्टीज के फॉल्ट के कारण ना हो, जैसे कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो। जैसे हमने पढ़ा था जब हम लोगों ने सेक्शन 56 पढ़ा था, अगर आपको याद हो, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई। ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो कोई माल को, कुछ गुड्स को सप्लाई करेंगे, बट इनकी जो कंट्रीज है उसके बीच में हो गई वॉर। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? ये वॉइड हो गया, इम्पॉसिबल हो गया इसको परफॉर्म करना। तो ये इन दोनों पार्टीज के कारण नहीं हुआ, बट ये किसी सुपरवीनिंग, किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण हुआ है जिनमें इन दोनों का कंट्रोल नहीं है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी होती है। अब लॉ ने क्या किया हुआ है? लॉ ने ऐसी सिचुएशन को भी कैटर किया हुआ है और उस सिचुएशन को भी कैटर किया हुआ है जहां पे एक पार्टी के कारण ब्रीच हो रही है। तो सेक्शन 56 हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, जहां पे जो एक्ट है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, वो खुद से इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब हो रहा है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जब वायलेशन हो रहा है, जो भी इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई थी, जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्होंने लिखा था, इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, इनका जब वायलेशन हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल, यू हैव बीन हायर्ड बाय अ कस्टमर कि आप कुछ फिनिश करोगे एक प्रोजेक्ट को। अब इस सिनेरियो को करो कि यू डू द प्रोजेक्ट बट वो बंदा आपको कभी भी पेमेंट नहीं करता है। कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, उसके घर को पेंट करने का प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ कंस्ट्रक्ट करने का प्रोजेक्ट हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। आपने उस प्रोजेक्ट को कवर कर लिया, उसको कंप्लीट कर दिया, बट उस बंदे ने अगर आपको पैसा नहीं दिया तो आप उसको सू कर सकते हो क्योंकि उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है और अब आप you are no longer in possession of the funds which you were promised. So this is an example of contract breach. अब चाहे आप एक स्मॉल बिजनेस वाले हो या फिर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आपको क्या लगता है? आपको ये तो लगता है ना, जो भी काम आप कर रहे हो उसका पैसा आपको मिलना चाहिए। बट अगर सामने वाला जो काम आप कर रहे हो उसका पैसा आपको नहीं देता है तो वो क्या कर रहा है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और इसके लिए आप उसको सू भी कर सकते हो। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जो टर्म्स एंड कंडीशंस पे ए और बी ने अग्री किया था, जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, इन्होंने इस पे अग्री किया था। ये एक कनेक्शन है दो लोगों के बीच में। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई हैं कि एक दूसरे के प्रति इनकी क्या ऑब्लिगेशन होगी, जो हम लोगों ने सेक्शन 37 में ऑलरेडी पढ़ी है। एक दूसरे के प्रति इनके क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज होंगी। बट अगर इन टर्म्स एंड कंडीशंस का ये वायलेशन करते हैं, ये उनका पालन नहीं करते हैं, तो क्या होगा? तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ब्रीच हो जाएगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये टूट जाएगा, ठीक है। तो क्या है, जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या होगी, क्या ड्यूरेशन है इसका, क्या टाइम है, क्या टाइम एक एसेंस है इस कॉन्ट्रैक्ट का या नहीं, क्या डिमांड कर रहे हो आप सर्विसेज को, क्या इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट किया जाएगा, क्या लीगल स्टैंडर्ड्स होंगे, क्या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। तो एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होकर हो सकता है? कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, कोई भी कंडीशन का पालन नहीं करती है, कोई भी कंडीशन का अबायंस नहीं करती है, तो वो क्या हो सकता है? एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो ब्रीच कब अकर करता है? जब कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी टर्म्स को वायलेट किया जाता है बिना किसी जस्टिफिकेशन, बिना किसी जस्टिफिकेशन के। आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई भी रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है और आप क्या कर रहे हो? उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस का पालन नहीं कर रहे हो, तो आप कर रहे हो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है।
अब एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे फोर्सिंग द अदर पार्टी टू फुलफिल देयर कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज में नॉट बी रियलिस्टिक फॉर द पर्सन हु हैज बीन अफेक्टेड बाय द वायलेशन। अगर अब ए ने बी के प्रति अपनी ड्यूटीज को पालन नहीं किया, नहीं फॉलो किया, तो अब जो बी है वो इसको फोर्स तो नहीं कर सकती, बट वो क्या कर सकती है, वो कोर्ट जा सकती है और इसको सू कर सकती है फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंस्टेड जो पार्टी को हार्म पहुंचाया गया है वो क्या कर सकती है, वो दूसरे ऑप्शंस को परस्यू कर सकती है। ठीक है, जैसे कि जब एक पार्टी अपनी ड्यूटीज को फॉलो नहीं करती, अपनी ड्यूटीज को पालन नहीं करती है टाइमली मैनर में, तो क्या कहोगे, यहाँ पे ब्रीच अकर कर जाता है। तो ब्रीच अकर करता है जहां पे व्हेन अ वर्कर को वर्कर फेल्स टू फुलफिल देयर रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट और व्हेन एन एम्प्लॉय एंगेजेस इन अ बिहेवियर प्रोहिबिटेड बाय देयर कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस थे, अगर आप उनका पालन नहीं कर रहे हो, उन टर्म्स एंड कंडीशंस का जिसके बेसिस पे आपने कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म किया था, अगर आप उनका पालन नहीं कर रहे हो तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हो और आप क्या कर रहे हो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो जब एक कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया जाता है तो लॉ कहता है कि मेरे पास बहुत सारी रेमेडीज हैं और आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके हिसाब से कौन सी अप्रोप्रिएट है। स्पेसिफिक रेमेडी आप डिसाइड कर सकते हो और मॉनेटरी डैमेजेस को भी आप क्लेम कर सकते हो। तो प्लेंटिफ को अवार्ड होते हैं मॉनेटरी डैमेजेस अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आपने फॉल्सली एंटर किया है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, However, it is an unusual course of the action. ये भी जरूरी है कि आप अपने लॉयर को कंसल्ट करें और तभी आप उससे पूछें कि कौन सी सबसे ज्यादा रेमेडीज, तो लॉ ने हमें बहुत सारी दी हैं, बट कौन सी सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट रेमेडी है हमारे लिए, कौन सी सबसे ज्यादा एडवांटेजियस रेमेडी है हमारे लिए जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप एक स्मॉल बिजनेस का पार्ट हो और आप एक स्मॉल बिजनेस को चलाते हो और आपके साथ हो जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन सब्सटैंशियल हार्म टू बोथ इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। अगर आप एक सिंगल एंटिटी हो, एक इंडिविजुअल हो, तब भी आपका नुकसान हो सकता है अगर एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर आप एक स्मॉल एंटरप्राइजेस हो तब भी हो सकता है, और अगर आप एक बिग एंटरप्राइजेस हो, एक कंपनी हो, तब भी आपका नुकसान हो सकता है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली लोगों के टाइम को वेस्ट करता है, एफर्ट को वेस्ट करता है, उनके पैसे को वेस्ट करता है, और इन एडिशन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन को रिजल्ट करता है, बहुत ज्यादा चिढ़ मच जाती है, लोगों को इरिटेशन होती है। However, not all security breaches are equal. Some are more dangerous and other than others. तो बेसिकली कुछ जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है और कुछ में थोड़ा कम नुकसान होता है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट का जो वायलेशन होता है वो बहुत सारे तरीकों के साथ हो सकता है और उनमें बहुत सारे माइनर एंड मेजर दोनों चीजें रिजल्ट कर सकती हैं। तो मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच इज अ सिग्निफिकेंट ब्रीच, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीच क्या होते हैं। तो हर एक सिचुएशन में आपको क्या देखना है, अगर कोई पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करती हैं उनकी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को, तो वो हार्म करती हैं पार्टीज को और इससे वो सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं और वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अ सब्सटैंशियल ब्रीच अकर्स व्हेन अ कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीट्स अ प्रोजेक्ट बट इट इज नॉट पेड। तो बेसिकली एक सब्सटैंशियल ब्रीच क्या होगा, एक सब्सटैंशियल अमाउंट का काम कर दिया बट मुझे पैसा नहीं मिला, तो ये हो गया सब्सटैंशियल ब्रीच। ठीक है, इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या समझना है, अनदर सॉर्ट ऑफ ब्रीच इज विच कुड रिजल्ट इज फंडामेंटल ब्रीच। सारे ब्रीचेस को भी हम आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। जिस पार्टी की रेपुटेशन को फार्म कर रहे हो बाय अ फंडामेंटल ब्रीच हैज द राइट टू प्रॉम्प्टली टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बाय ब्रिंगिंग फॉरवर्ड अ लॉसूट। तो अगर आप कोई टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहे हो तो सामने वाली पार्टी क्या कर सकती है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती है, कह सकती है भाई साहब बाय बाय, आई डोंट वांट टू वर्क विद यू एनी मोर एंड आई एम टर्मिनेटिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड नाउ आई विल सी यू इन द कोर्ट। A fundamental breach has occurred if, for example, you leased an apartment and the landlord put someone else into the apartment before you. तो आपने एक लैंडलॉर्ड के साथ डील करी थी कि ये जो अपार्टमेंट है इसको मैं लूंगी, बट इससे पहले कि आप लेते उसने किसी और को उसमें डाल दिया, तो वो एक फंडामेंटल ब्रीच हो गई। एंटिसिपेटरी ब्रीच कब अकर करती है, जब वन पार्टी विल बी अनेबल टू कंप्लीट देयर ऑब्लिगेशंस विद इन द टाइम फ्रेम, तो जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को हायर करा है कि वो आपके घर को पेंट करेंगे दिवाली से पहले, बट दे डू नॉट स्टार्ट अंटिल द डे ऑफ दिवाली, तो क्या बोलोगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है करना और आप उसको सू कर सकते हो फॉर डैमेजेस, क्योंकि अब ये काम करना इम्पॉसिबल हो गया है फिनिश डेट तक। ठीक है, तो क्या समझने की बात है कि कौन से टाइप्स ऑफ ब्रीच है हमारे, एक्चुअल ब्रीच, एंटिसिपेटरी ब्रीच, मटीरियल ब्रीच,
माइनर ब्रीच और फंडामेंटल ब्रीच, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो हम कहेंगे कि इस प्रकार का हुआ, इस प्रकार का हुआ। ये कई बार क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीच, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग एक चार्ट भी बना सकते हो। अब हम लोग इनको डिटेल में भी पढ़ लेते हैं कि कौन से डिफरेंट प्रकार के ब्रीचेस हैं। तो कॉन्ट्रैक्चुअल ब्रीचेस जो होते हैं वो बहुत सारे फॉर्म में हो सकते हैं। मटीरियल, एंटीसिपेटरी, फंडामेंटल पढ़ते हैं। मटीरियल ब्रीच क्या होता है? मटीरियल ब्रीच बहुत ही सीरियस काइंड का ब्रीच होता है। मटीरियल ब्रीच में क्या हो रहा है? वायलेशन हो रही है किसी भी कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, सच अ फेलियर टू परफॉर्म सर्विस, नेग्लिजेंस या फिर सिग्निफिकेंट फेलियर्स। तो एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है? जहां पे आप अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को, ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पाओगे एंड द वायलेशन इज ऑब्वियस, इट इज रेफर्ड एज एन एंटीसिपेटरी ब्रीच। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पेंट वाला, जहां पे वो बंदे ने पेंटिंग शुरू ही नहीं करी थी एक दिन पहले तक, जहां पे उसको दिवाली से पहले हमें देना था, तो वो एक एंटीसिपेटरी ब्रीच होगी। एंटीसिपेटरी ब्रीच कब अकर करती है? जहां पे जो पर्सन है वो लैक करता है कैपेसिटी कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी कर सके, तो वो एक एंटीसिपेटरी ब्रीच हो जाती है। फंडामेंटल ब्रीच एक और सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ब्रीच है जहां पे जो नॉन ब्रीचिंग पार्टी है वो कैंसिल कर सकती है, वो क्या कर सकती है? टर्मिनेट कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को और सीक कर सकती है कि डैमेजेस मिलने चाहिए मुझे। तो फंडामेंटल ब्रीच एक बहुत ही सीरियस फॉर्म ऑफ ब्रीच है। इट इज अ फॉर्म ऑफ ब्रीच दैट इज मोर सीरियस देन सिंपली ब्रेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। फंडामेंटल ब्रीच कब अकर करता है? जब वन ऑफ द पार्टीज डू नॉट कीप देयर पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस। तो जो एक पार्टी को अपने प्रोमिसेस को अबाइड करना था वो उन्होंने नहीं करे, उन्होंने जो अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स को अबाइड करना था वो उन्होंने नहीं करे, तो जो दूसरी पार्टी है उसको क्या मिल जाता है? एक ऑप्शन मिल जाता है कि वो टर्मिनेट कर सकती है अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को और डैमेजेस भी क्लेम कर सकती है। ठीक है, तो अब जब हम लोगों ने समझ लिया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रीच क्या हैं, तो अब आपको क्या समझना है? आपको ये समझना है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है। तो जब एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो डिपेंड करता है कि कौन सा नेचर ऑफ ब्रीच है, कौन सा टाइप ऑफ ब्रीच है। ब्रीचिंग पार्टी में बी रिगार्डेड इन डिफॉल्ट ऑफ इट्स ऑब्लिगेशंस अलाउइंग द कॉन्ट्रैक्ट टू बी टर्मिनेटेड बाय नॉन ब्रीचिंग पार्टी। अगर जो ब्रीचिंग पार्टी है जो डिफॉल्ट पे है उसके अलावा दूसरी पार्टी टर्मिनेट कर सकती है, जैसे हमारे फंडामेंटल ब्रीच में होता है। एन इवेंट ऑफ डिफॉल्ट इज अकरेंस दैट इट इज ईदर कॉन्ट्रैक्चुअली स्पेसिफाइड या फिर अनडिफाइंड बाय द पार्टीज कि वो क्या करेंगे। तो कई बार कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी लिखा होता है कि क्या होगा, डिफॉल्ट अगर हो गया तो क्या होगा। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको कभी मौका मिले एक रेंट डीड को पढ़ने का, एक लीज अग्रीमेंट को पढ़ने का, तो उन्होंने लिखा होता है अगर आपने 1 महीने का किराया नहीं दिया तो इतनी पेनल्टी लगेगी, अगर 2 महीने का किराया नहीं है तो पूरा का पूरा सिक्योरिटी डिपॉजिट को हम फोरफीट कर देंगे, 3 महीने का किराया नहीं दिया तो हम आपको घर से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, कुछ सिचुएशंस में डिफॉल्ट जब अकर करता है वो इतना सिग्निफिकेंट और मटेरियल होता है दैट इट कॉजेज द अदर पार्टी टू सफर डैमेजेस and gives the other party to clear right to cancel the contract. On the other side there are times when a party repeatedly breaches the contract. ठीक है, तो दोनों टाइप की चीजें हो जाती हैं। हर एक डिफॉल्ट पे अपने आप में मटेरियल नहीं माना जाता और सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता, बट जब आप इन डिफॉल्ट्स को साथ में लेते हो तो पता चलता है कि जो पार्टी है उसने फेल कर दिया है कि वो अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को अच्छे से परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो रेपरकशंस की जब हम बात करते हैं कि क्या रेपरकशंस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच के, तो मोस्ट एपेरेंट इफेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच इज कि जो नॉन ब्रीचिंग पार्टी है उसको डैमेज होता है और वो इंजरी सफर करती है और इसी के लिए वो क्या कर सकती है? वो सू भी कर सकती है। जो लीगल रैमिफिकेशंस हैं कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच के, उनको आप बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पे डिटरमाइन करते हो, और वो कौन से फैक्टर्स हैं कि उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी, क्या टाइप का कॉन्ट्रैक्ट था, उनका किस टाइप का लीगल फ्रेमवर्क था। तो जब हम बात करते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी, कई बार जो इंडिविजुअल्स और बिजनेस जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो वो एक दूसरे को बचाने के लिए पोटेंशियल ब्रीच से बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। बोथ द पार्टीज अग्री करती हैं कि हम इन टर्म्स एंड कंडीशन से अपने आप को बाइंड करेंगे और ये एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, तो अगर एक कमर्शियल सेटिंग की बात करें, जो बिजनेस है have the freedom to enter into contracts after thoroughly weighing the benefits and drawbacks of that contract. As a result, उनको अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन करेंगे तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से हम उनको लायबल ठहरा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, जो हम लोगों का सेकंड पॉइंट था कि टर्म्स एंड कंडीशंस के बाद किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। तो पेनल्टी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करी जाएगी कि किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। कई बार सर्टेन जुरिस्डिक्शंस होती है, जैसे कि अगर एक पर्सन
एंगेज्ड है इनटू एन एडिशन कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट क्या कहेगा, रिजेक्ट कर देगा कोई भी अब्यूसिव क्लॉज होगा, या फिर पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ही रिजेक्ट कर सकता है अगर उसको वो कॉन्ट्रैक्ट अनरीजनेबल लग रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडिशन कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहां पे वन पार्टी डिक्टेट करती है टर्म्स एंड कंडीशंस को अदर्स को, और दूसरे वाले को कोई भी सिग्निफिकेंट पावर नहीं है कि वो नेगोशिएट करे। जैसे कि अगर आप लोग एग्जांपल देखो, अगर आपके पेरेंट्स ने कभी कोई घर खरीदा है, तो आपने अगर अपार्टमेंट बायर अग्रीमेंट पढ़ा है ना, कोई भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का, तो अपार्टमेंट बायर अग्रीमेंट क्या दे देते हैं, ये ना एक इतनी मोटी सी बुक दे देते हैं, या फिर इतने सारे 100 पेज के बंडल दे देते हैं। इज इट पॉसिबल कि कोई भी वो पढ़े? उसके अंदर इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्डर के फेवर में होती है और जो बायर होता है उसके अगेंस्ट होती है। तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडिशन है, जहां पे एक पार्टी डिक्टेट कर रही है उन टर्म्स एंड कंडीशंस को, और दूसरी पार्टी को पावर नहीं दी जा रही है कि वो क्या करे, नेगोशिएट करे। तो एक कंज्यूमर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अलग तरीके से हैंडल करोगे कमर्शियल डील से। कंज्यूमर कॉन्ट्रैक्ट्स को आप एनसीडीआरसी में, नेशनल कमीशन में, स्टेट डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, या फिर कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फोरम में लेके जाओगे। कमर्शियल को आप कमर्शियल कोर्ट्स में लेके जाओगे। तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट को किस प्रकार का वो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कितना पैसा इन्वॉल्व है, क्या स्टेक है लोगों की, वो सब कुछ पर डिपेंड करता है। तो जब एक मर्चेंट ब्रीच कर देता है कॉन्ट्रैक्ट को, तो कंज्यूमर इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ एंड उसको बेनिफिट होगा, क्योंकि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन है। ठीक है, तो क्या देखना पड़ेगा आपको कि कौन से प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, और उसी के हिसाब से उसका ब्रीच का भी आपको रेमेडी देनी पड़ेगी। अब कॉन्ट्रैक्ट का क्या लीगल फ्रेमवर्क है, तो ये जो एप्लीकेबल लेजिस्लेशन है ये अपने आप में बहुत ज्यादा क्रूशियल है, जब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच के एक्चुअल में कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो अगर सेम कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द सेम पार्टी, सेम इवेंट ऑफ डिफॉल्ट रिजल्टिंग इन ब्रीच कैन बी हैंडल्ड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट जुरिस्डिक्शन। तो डिफरेंट लॉ के अंदर, डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस के अंदर सेम प्रॉब्लम को अलग तरीके से हैंडल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टेट ऑफ फ्लोरिडा की बात करें जो कि यूएस में है, उसमें 5 साल की लिमिटेशन है जब हम बात करते हैं लिमिटेशन एक्ट की अंडर फॉर द मोस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लेम्स। ऑल दो अदर जुरिस्डिक्शन जैसे क्यूबेक, कनाडा, उनके वहाँ पे 3 साल की लिमिटेशन पीरियड है इसमें। तो क्यूबेक में अगर आपको एक लॉ सूट फाइल करना है 4th ईयर में जाके, तो वो टाइम बार्ड हो जाएगा, बट फ्लोरिडा में आप सेम सूट को फाइल कर सकते हो क्योंकि वो टाइम बार्ड नहीं होगा, वहाँ पे 5 साल की लिमिटेशन है। तो ये सारा लॉ कौन सा अप्लाई करेगा, कौन सी एक्ट अप्लाई करेगी, ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपका किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट का क्या लीगल फ्रेमवर्क है। अब एक और क्वेश्चन जो मेरे दिल में बहुत बार आता था जब मैं स्टूडेंट थी, वो ये था कि क्या ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ये अपने आप में एक क्राइम है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में जनरली एक क्राइम नहीं है और उसको एक क्रिमिनल स्टैट्यूट के अंदर नहीं लिखा गया है। कॉन्ट्रैक्ट इज मोर लाइक अ सिविल ट्रांजैक्शन, दो लोगों के बीच में। तो जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, तो अगर उसका डिफॉल्ट हो रहा है तो हम इसमें सिविल ट्रांजैक्शन बोलेंगे, सिविल लॉ को लेंगे। बट अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट को फ्रॉड के थ्रू कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, डूबियस मीन के थ्रू कर रहे हो, तब दिस कैन लीड टू क्रिमिनल चार्जेस ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे 420 का जो हम आईपीसी में पढ़ चुके हैं, चीटिंग का, फॉर्जरी के, उनके चार्जेस लग सकते हैं। तो इसका आंसर ना तो यस है ना तो नो है, बट क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपने आप में ब्रीच करना एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, क्योंकि ये एक सिविल ट्रांजैक्शन है। बट अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के लिए आपने अनफेयर मीन्स अडॉप्ट करे थे, आपने मिलिशियस इंटेंट अडॉप्ट किया था, गिल्टी माइंड अडॉप्ट किया था, आपने चीटिंग करी थी, फॉर्जरी करी थी, 420 करी थी, तब आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस भी लग सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट जो कि एंटर किया जा रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ फ्रॉड, फोर्स, थ्रेट, बॉडीली डैमेज, रैंसम या फिर और क्रिमिनल कंडक्ट, तो अपने आप में क्रिमिनल चार्जेस आपके ऊपर लग सकते हैं अंडर द क्रिमिनल लॉ। तो तब क्या होगा जब आपके कॉन्ट्रैक्ट में बोथ द पार्टीज हैव ब्रीच्ड द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी एक सिचुएशन हो सकती है कि दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को ब्रीच कर दिया। अब कोर्ट को क्या कंसीडर करना है, कोर्ट देखेगा कि एक्चुअली में किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट था, टोटल ऑब्लिगेशंस क्या थी, दोनों पार्टीज को क्या लॉस हुआ है, दोनों के ऊपर क्या क्या ब्लेम लगे हैं, और प्रॉपरली अगर रिकम्पेंस किया जाए या फिर रेमेडी अवेलेबल दोनों में से किसके पास है। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि एक पार्टी ने ज्यादा ब्रीच करा और दूसरी पार्टी ने थोड़ा सा ब्रीच किया। तो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे कोर्ट को क्या देखना पड़ेगा, कोर्ट को ये देखना पड़ेगा
कि एक्चुअली में किसकी ज्यादा गलती है और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस किसके फेवर में लाई करता है। तो इफ अ पार्टी सफर्स अ लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ अनदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ब्रीच, जो उस पार्टी ने लॉस सफर करा है वो डैमेजेस भी ले सकता है, रिएम्बर्समेंट भी ले सकता है। हाउएवर जो पार्टी कॉम्पनसेशन सीख कर रही है, अगर उसने भी सामने वाली पार्टी को क्या किया है, हार्म कॉज किया है, तो लैटर भी एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसको भी कॉम्पनसेशन दी जाए। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों पार्टीज जब एक दूसरे को ब्लेम कर रही हैं तो कोर्ट को क्या देखना होगा, कोर्ट को बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखना होगा, देखना होगा कि क्या फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं और क्या इनकी सिचुएशन है और किसकी ज्यादा गलती है और उसके हिसाब से कौन एलिजिबल है कॉम्पनसेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर दोनों पार्टीज हैव ब्रीच्ड द कॉन्ट्रैक्ट, एक पार्टी को 50,000 डैमेजेस हुए एंड कॉजेज 50,000 इन डैमेजेस टू अदर, द पार्टीज विल नॉट रिसीव एनीथिंग। अगर दोनों ने एक दूसरे को सेम टाइप का डैमेज किया है और अगर कॉम्पनसेशन दे के बात वही पड़ती है तो फिर दोनों का क्लेम निगेट कर दिया जाएगा। ठीक है। In actuality, figures are not always that are apparent. Parties may or may not seek monetary damages. Depending on the breach, even though each party was accountable for 50% of the damage, one party may be sentenced to punitive damages resulting in the other party's act and recompense while other receives none. तो देखना पड़ेगा कि किसकी गलती ज्यादा है, उसी हिसाब से आप पेनल्टी भी लगा सकते हो इन पार्टीज के ऊपर और अकॉर्डिंगली जो कोर्ट है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे अपना डिसीजन देगा। ठीक है। तो अब जब मैंने ये समझ लिया कि टाइप्स क्या है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, अब किस बेसिस पे डैमेजेस मिलते हैं, मेरे को ये भी समझना जरूरी है कि रेमेडी क्या है, प्रॉब्लम क्या है वो समझ आ गया। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, दोनों पार्टीज ने तोड़ा, एक पार्टी ने तोड़ा, डैमेजेस मिलेंगे समझ आ रही है, कॉम्पनसेशन होगा समझ आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच अपने आप में क्राइम नहीं है समझ आ रहा है, बट क्या रेमेडी अवेलेबल है वो भी तो पढ़ना जरूरी है ना। जब प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी पढ़ेंगे। तो सोल्यूशन क्या है, 5 यूजुअल रेमेडीज हैं कि आप रिसेंट कर सकते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, आप सूट फॉर डैमेजेस फाइल कर सकते हो, सूट फाइल कर सकते हो वो क्वांटम मेरिट, इंजंक्शन का सूट फाइल कर सकते हो और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी क्लेम कर सकते हो। तो जब डैमेजेस फॉर ब्रीच की बात करें तो डैमेजेस का क्या मतलब होता है, डैमेजेस का मतलब होता है मॉनेटरी कॉम्पनसेशन जो कि जिस पार्टी को लॉस हुआ है, जिस पार्टी को इंजरी हुई है उसको प्रोवाइड करी जाएगी बाय द अदर पार्टी। द पार्टी हु इज इंजर्ड फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो एक सूट फाइल कर सकती है फॉर डैमेजेस। नॉट एवरी एक्शन फॉर डैमेजेस रेजेस 2 प्रॉब्लम। तो हर एक प्रॉब्लम, हर एक सूट फॉर डैमेजेस 2 प्रॉब्लम्स को रेज करता है। कौन सी है वो 2 प्रॉब्लम, एक क्या रिमोटनेस ऑफ डैमेज है और दूसरा मेजर ऑफ डैमेज। तो रिमोटनेस ऑफ डैमेज का क्या मतलब है, सबसे पहले अगर आप लोगों ने टॉर्ट लॉ पढ़ा है तो ये टॉर्ट लॉ में भी आपने रिमोटनेस ऑफ डैमेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। दैट इज क्या एक पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस वाज एक्चुअल कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि वो इंटेल करे कि लाइबिलिटी आएगी उसके ऊपर कि वो डैमेजेस पे कर सके। रिमोटनेस ऑफ डैमेज का मतलब है कि अगर ये नुकसान हुआ है तो क्या जो रीजन है, क्या वो रीजन यही है इसके कारण नुकसान हुआ है या फिर कोई बाहर का रीजन था, कोई ऐसा रीजन था जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी उसके कारण हुआ है। ठीक है। और दूसरा क्या मेजर है ऑफ डैमेज की कितना पैसा हमें देना पड़ेगा एज डैमेजेस टू द अदर पार्टी। तो क्या जरूरी है कि जब आप डैमेज की बात करो, डैमेज का मतलब है एक्चुअल लॉस जो कि एक पार्टी ने सफर करा है जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, वेयर एज डैमेजेस मीन डैमेजेस। अब क्या दोनों में डिफरेंस समझो आप, एक मिनट में इसको क्लीन करके आपको दोबारा समझाती हूँ कि क्या जरूरी है। दैट डैमेज, डैमेज का मतलब है एक्चुअल लॉस जो कि पार्टी सफर करती है एक कॉन्ट्रैक्ट में, वेयर एज डैमेजेस एक एस लग गया उसका क्या मतलब है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन विच हैज टू बी पेड बाय द पार्टी कमिटिंग द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो डैमेज वर्सेस डैमेजेस का डिफरेंस समझना भी जरूरी है। कई बार ये भी क्वेश्चन में आ जाता है कि डैमेज का क्या मतलब है, जो एक्चुअल लॉस सफर हुआ है। ठीक है। अगर आपने ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था बी से कि वो 10,000 रुपए की चीज प्रोवाइड करेगा, अब उसने नहीं प्रोवाइड करी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और इसकी मार्केट वैल्यू अब 12,000 हो गई, तो एक्चुअल लॉस क्या हुआ, एक्चुअल लॉस हुआ है मेरा 2,000 रुपए का। ठीक है। वेयर एज डैमेजेस का क्या मतलब है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन जिसको आपको पे करना है पार्टी को जिसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा है। ठीक है। तो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस की बात करें तो हर एक ब्रीच अपसेट कर देता है जो इन पार्टीज की इंटेंशन होती है, जो इन पार्टीज का रिलेशनशिप होता है, जो इनकी ऑब्लिगेशंस होती हैं, जो इनका ट्रस्ट होता है। तो क्वाइट अ फ्यू ऑफ सच एक्सपेक्टेशंस आर वेरी लॉन्ग ड्रॉन।
फॉर एग्जाम्पल एक जो पर्सन है कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो सप्लाई करेगा टू अ शॉपकीपर प्योर मस्टर्ड ऑयल, बट वो एक्चुअली सप्लाई कर देता है इम्प्योर वन। कई बार आपने देखा है सब कुछ आजकल एडल्ट्रेटेड होता है, उसने बोला था मैं प्योर मस्टर्ड ऑयल प्योर सरसों का तेल सप्लाई करूंगा, बट उसने इम्प्योर वन कर दिया। इससे क्या हुआ, ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन हुई अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। जो ये ऑयल है इसको सीज कर लिया गया बाय द इंस्पेक्टर और उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। शॉपकीपर को अरेस्ट कर लिया और प्रोसिक्यूट करा एंड उसको कन्विक्ट कर दिया। यहाँ पे ही सफर्स द लॉस ऑफ ऑयल, लॉस ऑफ प्रॉफिट्स व्हिच ही वुड हैव अर्न्ड बाय सेलिंग इट, लॉस ऑफ सोशल प्रेस्टीज एंड बिजनेस रेपुटेशन, क्योंकि उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको प्रोसिक्यूट करके उनको कन्विक्ट कर दिया गया। मेंटल एगनी, टॉर्चर भी होगा, बहुत टाइम वेस्ट हुआ, एनर्जी और पैसा भी वेस्ट हुआ होगा वकीलों के ऊपर, तो एंड डिफेंस सो फोर्थ। तो यहाँ पे सो थ्योरेटिकली कॉन्सिक्वेंसेज एक ब्रीच के मे बी एंडलेस, बट अ लाइन मस्ट बी ड्रॉन कि कहाँ तक आप उसकी लाइबिलिटी को असर्टन कर सकते हो। तो एक चीज के रेपरकशंस बहुत सारे हो सकते हैं, बट आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि एक ब्रीच का कहाँ तक के आप डैमेजेस मांग सकते हो। यही बात को बोला गया बहुत सारी जजमेंट्स के द्वारा। इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी लाइन को ड्रॉ करा गया हैडले वर्सेस बैक्सेंडेल के केस में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है जब हम रिमोटनेस ऑफ डैमेज की बात कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने वाले स्लाइड्स में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हैडले वर्सेस बैक्सेंडेल, ठीक है, जहां पे दो पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया है और एक बंदे ने उसको तोड़ दिया है, तो डैमेजेस जो अदर पार्टी ऑट टू हैव रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी फेयर, और उतना ही रीजनेबल होना चाहिए जो कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था नेचुरली। दैट इज अकॉर्डिंग टू द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस, यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स में जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा तो इसके यूजुअल क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या रेपरकशंस हो सकती हैं जो कि रीजनेबली सपोज थी उनके द्वारा या उस टाइम पे जो हो सकती हैं, वही उसकी प्रोबेबल रिजल्ट होगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। तो क्या बोला गया कि रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस वीजेवी लाइबिलिटी जो कि कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा होती है, तो इस डिसीजन के बारे क्या बोला गया कि आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि दो डैमेजेस हैं, एक तो जनरल डैमेजेस हो गए और एक स्पेशल डैमेजेस हो गए। ठीक है, जनरल डैमेजेस कौन से हो गए, वो हो गए जो कि अराइज करते हैं नेचुरली इन यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स, अगर उनका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। डिफेंडेंट इज लाइबल कि वो रीजनेबल फोर्सेबल कॉन्सिक्वेंसेस के लिए पैसा देगा, डैमेजेस देगा। जो भी हमने सोचा था कि इसकी मार्केट वैल्यू 10,000 की है, बट आपने नहीं दिया, 12,000 की हो जाएगी, ये हमने फोर्सी किया था, तो ये 2,000 रुपए का जो डैमेज है वो आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, रीजनेबल फोर्सिएबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज ब्रीच। ठीक है, स्पेशल डैमेजेस क्या होते हैं, स्पेशल डैमेजेस उस टाइप के होते हैं जो कि अकाउंट होते हैं ऑन अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, जो आपने सोचे नहीं थे अनयूजुअल, दे आर रिकवरेबल ओनली इफ द अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस आर नोन टू द डिफेंडेंट, और उसको पता था कि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि ये स्पेशल लॉस भी हो सकता है, और दोनों पार्टीज ने ये कॉन्टेम्पलेट किया था, दोनों पार्टीज की नजर में था, दोनों पार्टीज ने ये फोर्सी किया था, तभी हम इसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या समझना है कि जो ये रिलेशनशिप है, जो रूल से स्पेशल डैमेजेस और जनरल डैमेजेस का ले डाउन किया हमारे हैडले वर्सेस बैक्सेंडेल ने, इन्हीं को री एग्जामिन कौन से केस में किया गया, विक्टोरिया लॉन्ड्रिया विंसर लिमिटेड वर्सेस न्यूमैन इंडस्ट्रीज के केस में। और क्या बोला कि जो फर्स्ट रूल है जो कि इनेबल करता है कि एक प्लेंटिफ को रिकवर करे for such loss at the time of the contract was reasonable foreseeable as liable to result from the breach, जो कि हमारे थे जनरल डैमेजेस के बारे में इन्होंने बात करी। ठीक है, The basis of this rule is that everyone is a reasonable man, हर एक बंदा एक रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन है, और वो एक्सपेक्ट करता है कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाता है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है तो क्या नुकसान होगा, और दूसरी पार्टी को वही नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी हमारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में। ठीक है, तो सेकंड रूल जो कि हमारे स्पेशल डैमेजेस की बात करता है, वो बात करता है उस नॉलेज की जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हो सकते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस हैं या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में हो सकते हैं। ये जो रियल इंपोर्ट ऑफ एक्सप्रेशन है कॉन्टेम्पलेशन का, वो एक रीजनेबल मैन तभी कॉन्टेम्पलेट कर सकता है जब उसकी नॉलेज के अंदर थे। तो ये दोनों बात क्या करते हैं, दोनों बात करते हैं फोर्सिएबिलिटी पे, कि क्या आपने फोर्सी किया था, क्या आपने अंदाजा लगाया था, क्या आपने सोचा था। तो हर एक नॉर्मल पर्सन, रीजनेबल पर्सन, प्रूडेंट पर्सन की क्या नॉलेज में था, क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में उसको पता था, एंड अदर वन ऑन द अकाउंट ऑफ नॉलेज ऑफ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस।
तो सैलमन जो थे, जो उन्होंने क्या बात करी कि कोई भी डैमेज जो कि एक्चुअली कॉज होता है एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, वो रिकवरेबल है, प्रोवाइडेड कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इस डैमेज के बारे में बात करी है और उन्होंने रीजनेबली फोर्सिएबल था, रीजनेबली उन्होंने फोर्सी किया था। तो क्या डिस्टिंक्शन बनाया गया, इन दोनों रूल्स के बीच में डिस्टिंक्शन बनाया गया, एंड इट वाज एक्सेप्टेड इवन बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन द केस ऑफ मोनार्क स्टीमशिप कंपनी वर्सेस करिशमन्स। ठीक है, तो अब सेक्शन 73 की जब हम बात करते हैं तो सेक्शन 73 अपने आप में क्या बात करता है, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस की बात करता है। ठीक है, ये इस प्रिंसिपल को ले डाउन करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जब एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होता है, जब एक मिनट आई एम सॉरी, जब एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होता है तो जो पार्टी जिसको ब्रीच हुई है, जो सफर कर रहा है, जो कि रिसीविंग एंड पे जिसका नुकसान हुआ है, उसको इंटाइटल्ड है कि वो रिसीव कर सके उस पार्टी से जिसने धोखा दिया है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक किया है, कोई भी कॉम्पनसेशन या फिर लॉस या फिर डैमेज जो कि कॉज हो रहा है उसको। ठीक है, विच नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम सच ब्रीच। तो बेसिकली वो जो नेचुरली अरोज हुआ है, क्या जरूरी है, नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स। ये नहीं होना चाहिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें हैं जो आपने फोर्सी ही नहीं करी थी, जो कि पार्टीज की नॉलेज में थी जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। सच कॉम्पनसेशन इज नॉट टू बी गिवन फॉर एनी रिमोट या फिर इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज सस्टेन्ड बाय रीजन ऑफ ब्रीच। कोई भी चीज जो कि नेचुरल नहीं है, कोई भी चीज जो कि यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, कोई भी चीज जो कि आपकी नॉलेज में नहीं थी, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम चीज है, उसके लिए आपको डैमेज नहीं मिलेगा। उसके लिए अगर कोई इनडायरेक्ट लॉस हो रहा है उसके लिए आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो क्या देखना है कि रिमोटनेस ऑफ डैमेज को बहुत ज्यादा जरूरी है देखना। ठीक है, सेक्शन 73 इस बारे में बात करता है। अब पढ़ते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट केस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इसका, हैडले वर्सेस बैक्सेंडर। प्लेंटिव्स जो हैं वो एक बिजनेस, एक्सटेंसिव बिजनेस को कैरी करते थे एज मिलर्स। Their mill was stopped by breakage of crankshaft by which mill was worked. Defendants एक firm थी of carrier जिन engaged थे to carry the shaft to the manufacturers as a pattern for a new one. Defendants ने delay कर दिया by delivery by some negligence, neglect के कारण, and consequences क्या हुआ, जो plaintiffs हैं उनको नहीं मिला new shaft for several days, after which they would have otherwise done the work. Action was brought by for the loss of profits which would have been made during the period of delay. Alderson B laid down the following rule. जब दो पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, which one of them has broken, damages किस प्रकार से दिए जाएंगे, which is fair, reasonable, be considered either arising from naturally, that is usual course of things से जो होता है, of such as may be reasonable suppose दोनों की contemplation में, or at the time they have made the contract as a probable result of the breach of it. ठीक है, तो क्या सोचने की बात है, आपको क्या समझना है, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। क्या वो जो नुकसान है वो ऐसा नुकसान है जो आपने फोर्सी किया था, क्या वो जो नुकसान है वो ऐसा नुकसान है जो आपकी नॉलेज में था, क्या वो जो नुकसान है वो कोई इतना रिमोट तो नहीं है जो आपने इमेजिन ही नहीं किया था। हो सकता है अगर वो चीज आपने फोर्सी करी थी, यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में है, फेयर है, रीजनेबल है, तब आपको उसका नुकसान मिल सकता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको भरपाई की जा सकती है। बट अगर कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में आपने इमेजिन ही नहीं किया था, उसके लिए आपको नुकसान नहीं दिया जा सकता। हॉर्ने वर्सेस मिडलैंड रेलवे कंपनी के केस में क्या हुआ, प्लेंटिफ जो है एक फर्म थी जो कि शू मैन्युफैक्चरर्स थे, contracted to supply a quantity of shoes to a firm in London for the use of French army at an unusually high price. Shoes were to be delivered by 3rd February. They consigned the shoes with the defendant railway company, telling them that the consignment must reach by 3rd February, but not that there was anything exceptional in the contract. जो कंसाइनमेंट है वो डिले हो गया एंड कंसाइनी ने रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने के लिए। प्लेंटिफ हैड टू सेल देम इन अ वेरी लो प्राइस, हाफ ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइस। उन्होंने एक एक्शन किया अगेंस्ट डिफेंडेंट फॉर द डिले इन डिलीवरिंग द शू एज दे पेड इनटू द कोर्ट अ सफिशिएंट सम टू ओवर एनी ऑर्डिनरी लॉस ओकेजन्ड देयरबाय। बट प्लेंटिफ्स ने फर्दर क्या क्लेम किया कि जो डिफरेंस है बिटवीन द प्राइस एट विच दे हैड कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल द शूज एंड द प्राइस विच दे अल्टीमेटली फेच, तो जिस अमाउंट पे उनकी डील हुई थी और जिस पे उनको बेचना पड़ा वो प्राइस उन्होंने क्लेम किया। क्या बोला गया कि दिस वाज अ डैमेज विच वाज एक्सेप्शनल इन नेचर, इट कुड नॉट बी सपोज टू हैव बीन इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ द रेलवे कंपनी। जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो बस एक गुड्स को
प्रोवाइड करेंगे 3 फरवरी तक। और ये रीजनेबल कोर्स ऑफ नेचर में नहीं था कि आप दोनों का डिफरेंस को कैलकुलेट करोगे और फिर हमसे क्लेम करोगे। डैमेजेस क्लेम करोगे समझ आती है, बट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और जिस पे आपने सेल किया उन दोनों का माइनस करके आप हमसे कैलकुलेट करोगे, ये नहीं समझ आती है। इसीलिए इनके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया और क्या बोला कि दिस वाज अ रिमोट डैमेज, ये एक ऐसी चीज है जो एक्सपेक्ट नहीं करी जा सकती है यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में। अब पढ़ना है ब्रिटिश कोलंबिया सॉ मिल कंपनी वर्सेस नेटले शिप 1868 का केस है। Parts of sawmill machinery packed in cases were given to the defendant, a carrier for carriage to Vancouver. One of the cases was lost and consequently a complete mill could not be erected and operated. Plaintiff ने claim किया कि जो cost है of lost machinery and the profits which could have been earned if the mill had been installed in time. कोर्ट ने अलाउ करा ओनली द कॉस्ट इन वैंकूवर ऑफ द आर्टिकल लॉस ऑफ प्रॉफिट्स जो है, जो कि इंटेंडेड थे कि वो यूज ऑफ मिल से आ सकते थे, वो टू रिमोट थे और वो कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता। विलीज जो जस्टिस थे उन्होंने एक फॉलोइंग इलस्ट्रेशन दी जब उन्होंने अपनी बात समझाई। वो इलस्ट्रेशन में उन्होंने क्या बोला, टेक द केस ऑफ अ बैरियर ऑन हिज वे टू प्रैक्टिस एट द कैलकाटा बार, he may have a large number of briefs awaiting him. Through the default of the Peninsular and Oriental Company, he was detained in Egypt or in the state of Swiss booked. ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली उनको बहुत सारा लॉस हुआ और उन्होंने इस कंपनी को बोला कि भैया यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस विच आई सफर्ड बिकॉज मैं आपके यहाँ पे ट्रैवलर था। So it was pointed out that if special circumstances are already within the knowledge of the party breaking the contract, the formality of communicating them to him may not be necessary. तो basically जहाँ पे वो जो फॉर्मेलिटी है कि वो ऑलरेडी उनको पता है तो आप उनसे क्लेम कर सकते हो, बट अगर वो उनके यूजुअल नॉलेज में नहीं है, यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, तो आप उनसे क्लेम नहीं कर सकते हो। इट विल बी टू रिमोट टू क्लेम फॉर द डैमेजेस। यही बात सिम्पसन वर्सेस लंदन एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न में बोली गई कि अगर वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस जो है वो नॉलेज में है जिस पार्टी के वो ब्रेक कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको उनको कम्युनिकेट करने की भी जरूरी नहीं है। फैक्ट्स क्या थे? फैक्ट्स थे कि प्लेंटिफ वाज इन हैबिट ऑफ एग्जिबिटिंग सैंपल्स ऑफ हिज इंप्लीमेंट्स एज एट कैटल शोज। उन्होंने ही डिलीवर्ड हिज सैंपल टू द डिफेंडेंट कंपनी फॉर अ कंसाइनमेंट टू शो ग्राउंड्स एट न्यू कैसल। कंसाइनमेंट नोट वाज मस्ट बी एट न्यू कैसल ऑन मंडे सर्टेन, बट कोई भी मेंशन नहीं करा गया कि इंटेंशन टू द प्लेस द गुड्स इन एग्जीबिशन, कि वो इन गुड्स को एग्जीबिशन में लगाना चाहते हैं। इनकी नेग्लिजेंस के कारण जो गुड्स हैं वो कब पहुंचे? जब वो शो खत्म हो चुका था तभी वो पहुंचे। Company was already aware of the object of carrying the goods there. Plaintiff was allowed to recover not only the loss of the freight but also the profits he would have made by placing the goods. तो जब वो सामने वाली की नॉलेज के अंदर है तब क्या होगा? तब आप उनको क्लेम कर सकते हो, बट अगर वो सामने वाले की नॉलेज के अंदर नहीं है, यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, तब आप उनको क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात है कि आपको ये देख लिया कि रिमोटनेस ऑफ डैमेज है या नहीं। अब इन डैमेजेस को आप मेजर किस प्रकार से करोगे उनको भी देखना जरूरी है। तो वन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ लॉस अगेंस्ट विच कॉम्पनसेशन इज टू बी रिकवर्ड इज कि किस बेसिस पे आप उनको इवेल्युएट करोगे जब पैसे की बात आती है। तो जो मेन प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ डैमेज इज टू प्लेस द प्लेंटिफ उसी पोजीशन में जिसमें वो था अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो जाता। तो ये जो प्रिंसिपल है अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि मेन प्रिंसिपल ऑफ लॉ क्या कहता है कि आपको प्लेंटिफ को सेम पोजीशन में रिस्टोर करना है जब वो होता अगर कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो जाता। तो डैमेजेस अवॉर्ड करे जाएंगे एज कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस जो कि प्लेंटिफ ने सफर करा है, एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ पनिशिंग द डिफेंडेंट फॉर द ब्रीच। आपको यहाँ पे पनिशमेंट नहीं देनी है, आपको बस उतना डैमेज और कॉम्पनसेशन रिकवर करना है जितना उसकी नुकसान हुआ है। यही बात बोली गई है रॉबिन्सन वर्सेस हरमन के केस में। तो इनकन्वीनियंस जो कि कॉज करी जा रही है एक ब्रीच के द्वारा, उसको भी आपको अकाउंट में लेना है जब आप असेस कर रहे हो कि कितना डैमेज होगा। ये बात कहाँ बोली गई? ये बात बोली गई है आपके हॉब्स वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी मैकमोहन वर्सेस फील्ड्स के केस में। ठीक है, तो अब जब हम बात करते हैं कि कौन से प्रकार के डैमेजेस हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैमेजेस कौन से हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैमेजेस हैं। एक एक्चुअल डैमेज, सबसे पहले जो अमाउंट अवार्ड किया जाएगा एक कंप्लेनेंट को कि वो कॉम्पनसेट करे कोई भी प्रूवन इंजरी, कोई भी लॉस, डैमेजेस जो कि रीपे करने हैं एक्चुअल लॉसेस के लिए, वो क्या होते हैं? आपके एक्चुअल डैमेजेस, और ऑल्सो टर्म्ड एज कॉम्पनसेटरी डैमेजेस, जहां पे आपको कॉम्पनसेट करना है उसको एक्चुअल इंजरी के लिए।
दूसरे होते हैं जनरल डैमेजेस, जहां पे डैमेज जो है वो लॉ प्रिज्यूम करता है फॉलोइंग द टाइप ऑफ रॉन्ग कंप्लेंट ऑफ। जनरल डैमेजेस डू नॉट नीड टू बी स्पेसिफिकली क्लेम्ड या फिर प्रूव टू हैव बीन सस्टेन। इनको आप डायरेक्ट डैमेजेस भी कह सकते हो, नेसेसरी डैमेजेस भी कह सकते हो। डैमेज ये ऐसे टाइप का है जो कि लॉ प्रिज्यूम करता है कि अपने आप होगा अगर ये रॉन्ग हुआ है तो, जनरल डैमेजेस। तीसरा प्रकार होता है इंसिडेंटल डैमेजेस। इंसिडेंटल डैमेजेस कौन से होते हैं? लॉसेस जो कि रीजनेबली एसोसिएटेड हैं विद और रिलेटेड टू द एक्चुअल डैमेजेस, जो कि हमारा एक्चुअल डैमेज हुआ है ना उससे रीजनेबली एसोसिएटेड है। अगर एक सेलर कमर्शियली रीजनेबली एक्सपेंसेस पे करेगा इन स्टॉपिंग डिलीवरी और इन ट्रांसपोर्टिंग एंड कैरिंग फॉर गुड्स आफ्टर अ बायर्स ब्रीच। चौथे प्रकार का डैमेज है लिक्विडेटेड डैमेजेस। एक अमाउंट जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा गया है, स्टिपुलेट किया गया है, रीजनेबल एस्टिमेशन दी गई है उसकी कि एक्चुअल डैमेज टू बी रिकवर्ड अगर एक पार्टी ब्रीच कर देता है। तो अगर एक पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव अग्रीड टू द लिक्विडेटेड डैमेजेस, मतलब एक सम फिक्स किया गया है जिसको मेजर करा हुआ है उन्होंने ब्रीच के द्वारा, वेदर इट एक्सीड्स और फॉल्स शॉर्ट ऑफ एक्चुअल डैमेजेस। इनको आप स्टिपुलेटेड डैमेजेस भी कह सकते हो, एस्टिमेटेड डैमेजेस भी कह सकते हो, जिनको ऑलरेडी आपने प्री डिटरमाइन कर लिया है। इनको आप प्री डिटरमाइंड भी कह सकते हो, पहले ही आपने असर्टन कर लिया अगर डैमेज होगा तो इतना रुपए लॉस देना पड़ेगा। जहां पे टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ने स्पेसिफाई करा है एक सम को जो कि पेबल है और नॉन परफॉर्मेंस। अगर आपने किराया नहीं दिया 1 महीने का तो 10,000 रुपए नुकसान, 10,000 रुपए पेनल्टी। 2 महीने का नहीं दिया तो पूरा का पूरा सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफीट, और 3 महीने का नहीं दिया तो बाय बाय टाटा, यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस। तो ये एक टेनेंसी एक लैंडलॉर्ड ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिखा था। तो यहाँ पे प्री डिटरमाइंड है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करते हो, नॉन परफॉर्मेंस हो जाएगी तो क्या होगा। तो इट इज द क्वेश्चन ऑफ कंस्ट्रक्शन जो सम को आपने ट्रीट करना है एज पेनल्टी या फिर लिक्विडेटेड डैमेजेस। Difference in this effect is the amount recoverable in case of penalty is not the sum named but damage actually जो कि incur किया जाता है। Amount recoverable as liquidated damage is the sum named as such। ठीक है, तो जब आपको इन टर्म्स को कंस्ट्रक्ट करना है तो जजेस विल नॉट एक्सेप्ट द फ्रेजोलॉजी ऑफ द पार्टीज, दे मे कॉल द सम स्पेसिफाइड एज लिक्विडेटेड डैमेजेस, बट अगर एक जज फाइन की वो पेनल्टी है वो उसको पेनल्टी की तरह ट्रीट करेगा। तो बेसिकली जब आप डिस्टिंक्शन करते हो एक पेनल्टी के बीच में और एक लिक्विडेटेड डैमेजेस के बीच में, एज दे आर कॉल्ड, इट इज नॉट ऑलवेज इजीली कि आप उनको अप्लाई कर सको, और कोर्ट्स को बहुत ही ज्यादा सिंपलर वे में इनको एक्चुअली में गाइडिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से ले डाउन करना पड़ता है। तो फर्स्ट प्लेस में अगर कोई सम पेबल है वो इतना लार्ज है एज टू बी फार इन एक्सेस ऑफ द प्रोबेबल डैमेज, आप उसको पेनल्टी बोलोगे। जो बहुत ज्यादा है, जो डैमेज से भी ज्यादा है, बहुत ही ह्यूज अमाउंट है जो प्रोबेबल डैमेज है उससे, तो वो पेनल्टी कहलाएगा। सेकेंडली, अगर जो सम पेबल है इज एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन एनी वन ऑफ द नंबर ऑफ डिफरेंट ब्रीचेस of varying importance, it is again probably a penalty because it is extremely likely कि ये same damages would be caused by these varying breaches. Thirdly, जब एक sum expressed है to be payable on a certain date and a further sum in the event of default being made, this latter one is what? Penalty, because mere delay in payment is likely to be causing damage. अगर एक पेमेंट में डिले हो रहा है तो वो जो डैमेज कॉज करेगा, बट अगर उस डेट से भी ज्यादा हो रहा है तो वो ऊपर क्या हो जाएगी? पेनल्टी हो जाएगी। जैसे मेरे एग्जाम्पल में अगर रेंट नहीं पे किया 1 महीने का 10,000 रुपए पेनल्टी, 2 महीने का नहीं किया सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफीट, और 3 महीने का नहीं किया तो टाटा बाय बाय। फाइनली क्या यू नोट करना है कि मेयर यूज ऑफ द वर्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस अपने आप में डिसाइसिव नहीं है, और कोर्ट का टास्क है कि वो पार्टीज के एक्चुअली में देख सके कि इंटेंशन क्या था, और वो किससे देखेगा? कंडक्ट ऑफ पार्टी से, इंटेंशन ऑफ पार्टी से जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी गई है। अब पांचवें टाइप का डैमेज कौन सा होता है? नॉमिनल डैमेज। एक ट्रिफलिंग सम है जो कि अवॉर्ड किया जाता है जब एक लीगल इंजरी सफर करी जाती है, बट व्हेन देयर इज नो सब्सटैंशियल लॉस या इंजरी टू बी कॉम्पनसेटेड। तो नॉमिनल डैमेजेस उस टाइप के डैमेजेस होते हैं जिनको अवॉर्ड किया जाता है क्योंकि इनफ्रैक्शन हो रहा है एक लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है, वेयर द एक्सटेंट ऑफ लॉस इज नॉट शोन, या फिर राइट इज वन नॉट डिपेंडेंट अपॉन द लॉस और डैमेज, as in the case of rights of bodily immunity या फिर rights to have one's material properties undisturbed by some direct invasion. The award of nominal damages is made as a judicial declaration कि plaintiff का कोई right को violate किया गया। जैसे कि अगर आपके right to vote को violate किया हुआ है तो आपको nominal damages मिल गए। यहाँ पे कोई actual loss नहीं हो रहा, but nominal damages pay करे जाएंगे।
छठा प्रकार हमारा कौन सा है, प्यूनिटिव डैमेजेस या फिर एग्जेम्पलरी डैमेजेस, जहां पे डैमेजेस को अवॉर्ड करा जाता है इन एडिशन टू द एक्चुअल डैमेज। अगर एक्चुअल डैमेज जो भी हुआ है उसके ऊपर से कोई और डैमेज को अवॉर्ड किया जाता है, वो क्या होते हैं, प्यूनिटिव डैमेज या फिर एग्जेम्पलरी डैमेजेस, जहां पे डिफेंडेंट जो है वो एक्ट करता है रेकलेसली, मिलिशियस के साथ, गिल्टी माइंड के साथ, डिसीट के साथ, वो धोखा देने की इंटेंशन से करता है। तो बेसिकली जो प्यूनिटिव डैमेजेस होते हैं उनकी इंटेंशन क्या होती है कि आप सामने वाले को पनिश करना चाहते हो और उसकी डेटरेंस को क्रिएट करना चाहते हो कि वो गलती से भी दोबारा सेम चीज ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, 3 गाइडलाइंस डिक्लेयर करी है कि डिटरमिन करोगे वेदर अ प्यूनिटिव डैमेजेस अवॉर्ड कर रहा है वो वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यू प्रोसेस को या नहीं। सबसे पहला गाइडलाइन क्या है कि द रेप्रिहेंसिबिलिटी ऑफ द कंडक्ट बीइंग पनिश, किस कंडक्ट को, सामने वाले की किस कंडक्ट को आप पनिश कर रहे हो उसको देखना जरूरी है। उसके बाद रीजनेबलनेस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द हार्म एंड अवॉर्ड, उसकी क्या रिलेशनशिप है जो हार्म कॉज हुआ है और जो आप अवॉर्ड कर रहे हो, और डिफरेंस क्या है बिटवीन द अवॉर्ड एंड द सिविल पेनल्टीज जो कि ऑथराइज्ड इन कंपेरेबल केसेस। तो इन 3 चीजों को आपको ध्यान देना है, इन 3 गाइडलाइंस को आपको ध्यान देना है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश करी है कि क्या एक जो डैमेज आप दे रहे हो वो प्यूनिटिव डैमेज अवॉर्ड कर रहे हो वो वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल के ड्यू प्रोसेस को या फिर नहीं। ऑल्सो इसको क्या कहते हो आप, जो ये हमारे प्यूनिटिव डैमेजेस हैं, एग्जेम्पलरी डैमेजेस भी कहते हो इनको, और क्या नाम है, विंडिक्टिव डैमेजेस, प्यूनिटरी डैमेजेस, प्रिजम्पटिव डैमेजेस, एडेड डैमेजेस, एग्रीवेटेड डैमेजेस, स्पेक्युलेटिव डैमेजेस, इमेजिनरी डैमेजेस, स्मार्ट मनीज या फिर प्यूनीज भी कहा जाता है। 7वां प्रकार कौन सा है, रेस्टिट्यूशन डैमेजेस, जहां पे डैमेज प्रोवाइड किया जा रहा है, डैमेज अवॉर्ड करा जा रहा है टू अ प्लेंटिफ व्हेन द डिफेंडेंट हैज बीन अनजस्टली इनरिच्ड एट द प्लेंटिफ्स एक्सपेंस। तो अगर अनजस्ट इनरिचमेंट हो रहा है, सपोज ए ने पे करा मनी टू बी इन परसुएंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच टर्न्स आउट टू बी void, perhaps it is subsequently frustrated, clearly A cannot sue B for breach of contract। यहाँ पे B's promise to perform his side of the bargain is vitiated by the mistake या फिर frustrating event, so A's lost expectations are losses which he must be put up with, but his claim to repayment of the money is evidently much stronger for this money as it is a tangible loss जो A को हुआ है and tangible enrichment जो B को हुई है। तो wrongful gain किसका हुआ है, B को हुआ है, और wrongful loss A को हुआ है, तो उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो इस सॉर्ट ऑफ केस में मनी को रिकवर करना है, 2 इंग्लिश लॉयर्स क्या बोलेंगे कि ये क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल क्लेम है, आप उसमें क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल क्लेम के अंदर आप इसको रिकवर कर सकते हो एज देयर इज अ टोटल फेलियर ऑफ कंसिडरेशन एंड नॉट अ कॉन्ट्रैक्चुअल क्लेम फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ डैमेजेस। हाउएवर देयर इज नो स्ट्रॉन्ग रीजन कि आप रिफ्यूज करोगे इसको कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल एक्शन है any more than there is a reason for calling the action for damages as a quasi contractual claim। तो अब नॉमिनल डैमेजेस की जहां बात कर रहे हैं, प्लेंटिफ ने जहां पे नो लॉस इज सफर्ड, कोर्ट अपने आप से फिर भी नॉमिनल डैमेजेस दे सकता है क्योंकि उसके राइट का ब्रीच हुआ है। दिस इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट ऑल टुगेदर रिफ्यूज कर सकता है कि अवार्ड दिया जाए या फिर एक सब्सटैंशियल डैमेजेस का अवार्ड दिया जाए। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस त्रिभुवन दास लालजी पाटिल चार्टर वर्सेस सुलविन के केस में यही बात बोली गई है। ठीक है, मेंटल पेन एंड सफरिंग, पहले तो मेंटल पेन एंड सफरिंग को कोर्ट्स अलाउ नहीं करते थे। अगर आप लोगों ने पहले पुराने केसेस देखे हो, कोर्ट्स बहुत ही ज्यादा रिलक्टेंट थे इसको प्रोवाइड करने में, बट अब स्पेशल केसेस में मेंटल पेन एंड सफरिंग को प्रोवाइड किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन रीस्टेटमेंट सच डैमेजेस में बी अलाउड एज देयर इज अ ब्रीच जो कि वांटन है, रेकलेस है और जो बॉडीली हार्म को कॉज कर रहा है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इन आर्डिस वर्सेस ग्रामोफोन कंपनी लिमिटेड 3 सिचुएशंस को लिस्ट करा जहां पे आपको मेंटल पेन एंड सफरिंग को भी अकाउंट में लेना है, जैसे कि अनजस्टिफाइड डिसऑनर ऑफ चेक हो जाए, अगर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस है ऑफ मैरिज, या फिर कोई वेंडर है रियल एस्टेट का वो फेल कर जाता है टाइटल को प्रोवाइड करने के। नेशनल कमीशन के केसेस, स्टेट डिस्ट्रिक्ट कमीशन के, कंज्यूमर कोर्ट्स के केसेस जहां होते हैं जहां पे एक बंदा अपनी जिंदगी की पूरी पूंजी लगा देता है एक घर खरीदने के लिए, बट जो बिल्डर है वो डिफॉल्ट कर देता है, तो वहां पे भी मेंटल पेन एंड सफरिंग का डैमेज को मांगा जाता है, और कंज्यूमर कोर्ट्स बहुत बार मेंटल पेन एंड सफरिंग के लिए भी डैमेज प्रोवाइड करते हैं। तो
वर्ड ऑफ कॉशन ऐड किया जाता है लॉर्डशिप्स के द्वारा जब इस लिस्ट में एडिशन होता है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा साउंड प्रिंसिपल नहीं है और बहुत लोग इसका फायदा भी उठाते हैं। इनिशियली कोर्ट्स बहुत रिलक्टेंट थे जब वो मेंटल पेन एंड सफरिंग के लिए क्या देते थे, डैमेजेस देते थे, बट फॉर्चुनेटली रिसेंट टाइम्स में यहाँ पे ये जो ट्रेंड है इसका डिपार्चर हुआ है और बहुत सारे केसेस ने ये देखा है, कोर्ट्स ने ये देखा है कि मेंटल डिस्ट्रेस को भी आप रिकवर कर सकते हो और उसके लिए भी कॉम्पनसेशन दिया जाना चाहिए। जार्विस वर्सेस स्वैम टूर्स लिमिटेड के केस में क्या बोला गया, अगर एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है वो ब्रेक करती है अपने कॉन्ट्रैक्ट को तो डैमेज जो है वो रिजल्ट कर सकता है टेंशन में, डिस्ट्रेस में, डिसअपॉइंटमेंट में, अपसेट में एंड फ्रस्ट्रेशन जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा हो रही है। जैसे कि अगर एक केस है हॉलीडे का, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट है फॉर हॉलीडे और अगर उसका वो ब्रेक हो रहा है, वो ब्रीच हो रहा है, जो हॉलीडे एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रही थी, डी स्ट्रेस कर रही थी बंदे को, और अगर उस हॉलीडे कॉन्ट्रैक्ट को ही ब्रेक करा जा रहा है, ब्रीच करा जा रहा है, तो यहाँ पे सामने वाली पार्टी को क्या हो सकता है, बहुत टेंशन हो सकती है, डिस्ट्रेस हो सकता है और इसके लिए उसको मेंटल पेन एंड सफरिंग के लिए डैमेजेस दिए जाने चाहिए। जैकोम वर्सेस हॉरिजॉन हॉलीडेज में क्या बोला गया, ये प्रिंसिपल को नो लॉन्गर लिमिटेड टू हॉलीडे केसेस ओनली। हेवुड वर्सेस वेलर्स जेम्स जस्टिस ने ये बोला और उन्होंने क्या बोला कि इसको जनरल इंपोर्ट में भी आपको डालना चाहिए। क्या बोला गया, जहां पे at the time of making of the contract it is within the contemplation of the contracting parties कि एक foreseeable result है कि अगर breach of contract हो जाएगा वो सामने वाली पार्टी को frustration, vexation, distress cause करेगा, then अगर breach of result होता है, breach of contract होता है तो सामने वाली पार्टी mental pain and suffering के भी damages claim कर सकती है। अब एक और कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है कि ड्यूटी क्या है आपकी मिटिगेट करने की, तो ड्यूटी टू मिटिगेट तो ये अपने आप में इट इज विद इन द स्कीम ऑफ सेक्शन 73 कि इंजर्ड पार्टी जो है, जिस पार्टी जो अग्रीव पार्टी है जिसका नुकसान हो रहा है उसको स्टेप्स लेने चाहिए कि रीजनेबल स्टेप्स ले कि उसका जो लॉस है वो मिनिमम हो। यही बात लॉर्ड ब्रिमनेन में भी जमाल वर्सेस दाऊद सन्स एंड कंपनी के केस में बोली कि अनडाउटेडली लॉ ये कहता है कि प्लेंटिफ सू कर सकता है डैमेजेस के लिए, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो रीजनेबल स्टेप्स ले कि जो भी लॉस उसको हो रहा है वो कम से कम हो और वो ये क्लेम नहीं कर सकता अगर उसकी खुद की गलती है, अगर उसका खुद का नेग्लिजेंस है तब वो सामने वाली पार्टी से क्लेम नहीं कर सकता। Thus, where a seller refuses to perform a contract, the buyer should buy the goods if they are available from the alternative sources, और वो ये नहीं कर सकते कि मुझे लॉस हो गया खुद के नेग्लिजेंस के द्वारा। Therefore, principle of mitigation क्या कहता है, does not give any right to the party जो खुद से ब्रीच में है। बेसिकली एक प्रिंसिपल और है, the law does not support a person who comes to the court with unclean hands। अगर आप कोर्ट जा रहे हो तो आपको सच बोलना है, आपको साफ हाथों के साथ जाना है, बट अगर आपके हाथ ही खून से रंगे हुए हैं, आप ही गंदगी से हो, आपने ही नेग्लिजेंस किया है तो आपको डैमेजेस नहीं मिलेंगे। Thus, where the aggrieved party increases his loss by his own negligent conduct, वो बाद में जाकर डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहरा सकती। यही बात बोली गई दर्बश्री वर्सेस वॉरेन के केस में। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो जो ड्यूटी टू मिटिगेट है वो अप्लाई करता है प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। दिस इज एन ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन इक्वल स्टैंडिंग इज अवेलेबल टू द अग्रीड पार्टी, रीजनेबल कंडक्ट ऑन हिज पार्ट वुड वारंट दैट ही शुड टेक अप द सेम एंड देयरबाय मिटिगेट द लॉस। ब्रेस वर्सेस कैल्डर के केस में यही बात बोली गई। However, alternative employment अगर equal standard की available नहीं है तो it cannot be pleaded that the employee should have taken up a lesser job to mitigate the loss। तो matters in determination of damage reasonable conduct होना चाहिए पार्टीज का कि जो इंजर्ड पार्टी है वो अपने लॉस को मिटिगेट करना चाह रही है, कम से कम करना चाह रही है। प्याजू लिमिटेड वर्सेस सौंदर के केस में यही बात बोली गई। तो अब हमने पढ़ना है, जब हमने सेक्शन 73 पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है सेक्शन 74 जो बात करता है लिक्विडेटेड डैमेजेस की और पेनल्टी की। वो क्या कहता है, जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है उनको डिटरमाइन करना है बिफोर हैंड की क्या कॉम्पनसेशन होगी अगर डैमेज हो जाता है, अगर ब्रीच हो जाता है। तो इंग्लिश लॉ के हिसाब से ये जो अमाउंट है ये दो कैटेगरीज में फॉल करता है, एक लिक्विडेटेड डैमेजेस, दूसरा पेनल्टी। क्या बोलता है, जो अमाउंट आप फिक्स कर रहे हो represents a genuine pre-estimate of the probable damage that is likely to result from the breach, it is a liquidated damages। और जो sum less than the amount of probable damage है also liquidated damage, but a sum which is greater than the likely loss that is called a penalty। तो पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में बात करता है, जो भी अगर आपको लगता है अगर ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया और इतना नुकसान होगा तो वो क्या होगा, लिक्विडेटेड डैमेजेस, बट अगर वो सम ज्यादा है लॉस से तो वो क्या होगा, पेनल्टी होगी। तो डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस न्यू गैराज
एंड मोटर कंपनी लिमिटेड के केस में क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट केस है स्टूडेंट्स, बिल्कुल मत छोड़ के जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। एक टायर कंपनी ने सोल्ड करे अपने टायर्स टू द डीलर ऑन द कंडीशन दैट ही वुड नॉट सेल द सेम बिलो द लिस्ट प्राइस and it was also stipulated that a liquidated damages and not a penalty of $5 would be payable for every tire sold in breach of the contract. Dealer committed the breach and the question was whether the above sum was intended as a genuine compensation for the loss suffered. House of Lords ने क्या बोला, that ये liquidated damages है. Lord Dundon laid down the following proposition. क्या बोला, the expression used by the party is not conclusive for determination of the fact as to whether it was a liquidated damage. कोर्ट ने अपने आप से फाइंड आउट किया कि जो ये पेमेंट स्टिपुलेट करी जा रही है ये अपने आप में पेनल्टी है या फिर लिक्विडेटेड डैमेजेस है. जो पेनल्टी है उसका एसेंस क्या है कि वो टेरर क्रिएट करना चाहती है, जो ऑफेंडिंग पार्टी है उसके मन में भय क्रिएट करना चाहती है, एक पनिशमेंट क्रिएट करना चाहती है. ठीक है. क्वेश्चन वेदर अ सम स्टिपुलेटेड इज पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस डिपेंड करता है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं हर एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की. बहुत सारे टेस्ट को सजेस्ट किया गया कि जब आप डिटरमाइन करोगे कि क्या ये जो सम है ये पेनल्टी है या फिर ये लिक्विडेटेड डैमेजेस है, तो क्या टेस्ट है, क्या जो ये पेनल्टी है ये जो स्टिपुलेटेड करी गई है ये एक्स्ट्रावैगेंट है, अनकॉन्शनेबल अमाउंट है, बहुत ही ज्यादा एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट है, बहुत ही ज्यादा ऊंचा अमाउंट है इन कंपैरिजन टू द ग्रेटेस्ट लॉस जो कि हो सकता था. क्या ये जो पेनल्टी है, इफ द ब्रीच कंसिस्ट ओनली इज नॉट अ पेइंग ऑफ अ सम एंड सम स्टिपुलेटेड इज ग्रेटर देन द सम व्हिच ऑट टू हैव बीन पेड. If the certain sum of the party is found to be liquidated damages, ये पूरा का पूरा damages, liquidated damages is recoverable, इसको रिकवर करा जा सकता है डिफेंडेंट से. बट अगर ये पेनल्टी है तो इसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है और डैमेजेस को कैलकुलेट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी प्रिंसिपल्स और उसके हिसाब से आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे. ठीक है. तो 74 में इंडिया की पोजीशन क्या है जब हम लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी की बात करते हैं. तो जब एक कॉन्ट्रैक्ट को ब्रोक करा जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है और अगर एक सम इज नेम्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट एज अमाउंट टू बी पेड इन केस ऑफ सच ब्रीच और इफ द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स एनी अदर स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी, पार्टी जो कि कंप्लेन करी है कि मेरे साथ ब्रीच हुआ है वो इंटाइटल्ड है whether or not actual damage or loss is proved to have been caused thereby to receive from the party who has broken the contract reasonable compensation not exceeding the amount so named in the contract or the penalty so stipulated for. एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, वो कहती है कि जो ये स्टिपुलेशन है फॉर इंक्रीज्ड इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट मे बी अ स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी. जो आप इंटरेस्ट की बात कर रहे हो, जो कि इंक्रीज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो अपने आप में पेनल्टी मानी जा सकती है. तो देयरफॉर स्कीम ऑफ सेक्शन 74 क्या कहता है कि ये जो रूल है दैट वेयर अ सम इज नेम्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट एज द अमाउंट टू बी पेड इन केस ऑफ ब्रीच रिगार्डलेस कि ये अपने आप में पेनल्टी है or not, the party suffering the breach is entitled to receive reasonable compensation not exceeding the same amount which is named. Thus, stipulated sum determines maximum limit of liability. जो भी amount आपने contract में लिखा है आपको maximum वही मिल सकता है. Whether or not the party has proved to suffer the loss, वो अपने आप में immaterial है जब आपको ये damages मिल रहे हैं. तो इंग्लिश लॉ के अंदर क्या बोला गया, कोर्ट को इधर एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है जो प्री डिटरमाइंड सम है इन टोटलिटी. इंडिया में कोर्ट नीड नॉट रिजेक्ट द होल अमाउंट. It may either accept the whole amount or reduce it as to whatever it reasonably thinks that होना चाहिए. तो कोर्ट को अगर लग रहा है कि जो भी अमाउंट आपने लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में वो बहुत ज़्यादा है तो कोर्ट उसको रिड्यूस भी कर सकती है अपने हिसाब से, अपनी विजडम के हिसाब से. सो इट मे अपरेंटली अपीयर प्राइमा फेसाई कि सेक्शन 74 डज अवे द डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी जो कि कॉमन लॉ के अंदर है. तो इंडियन लॉ के अंदर जो सेक्शन 74 है वो जो ये डिफरेंस है पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस के बीच में उनका जो डिस्टिंक्शन है वो हटा देता है और कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं मान के चलता. ठीक है. However, a close analysis of this section reveal करता है कि यहाँ पे जो ये distinction है ये अपने आप में पूरा भी irrelevant नहीं है और इसके कुछ importance हैं जो कि हमें following aspects में दिखाई देती हैं. जैसे कि जो amount contemplate किया गया है by the parties will be reduced only अगर उनको लगता है कि ये penalty के तरीके से, वरना पूरा का पूरा amount recoverable है as a liquidated damages. The first explanation to section 74 word use करता है penalty and क्या बोलता है कि एक stipulation है for increased interest from the date of default may be a stipulation by way of penalty. So apart from the aforesaid two commonalities, there is another common feature between Indian and English law as far as the liquidated damages and penalties are concerned. तो सुप्रीम कोर्ट ने चुन्नीलाल मेहता एंड सन्स लिमिटेड वर्सेस सेंचुरी स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड में क्या बोला, बाय प्रोवाइडिंग फॉर कॉम्पनसेशन इन एक्सप्रेस टर्म्स द राइट टू क्लेम डैमेजेस अंडर द जनरल लॉ इज नेसेसरी एक्सक्लूडेड.
इन दैट केस मैनेजिंग एजेंट्स जो थे उनको अपॉइंट किया गया था विद रेम्यूनरेशन ऑफ 6,000 रुपए और 10% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द ईयर, जो भी ज्यादा होगा। इन द इवेंट ऑफ प्रीमेच्योर टर्मिनेशन उनका कॉम्पनसेशन वुड नॉट बी लेस देन 6,000 रुपए पर मंथ फॉर द होल ऑफ द अनएक्सपायर्ड पीरियड। मैनेजिंग एजेंट्स को रिमूव कर दिया गया एक्सपायरी टर्म से पहले और उन्होंने क्लेम किया कि उनको 10% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? टू बी बाउंड बाय द सेट क्लॉज एंड अलाउड द डैमेजेस ओनली एट द रेट ऑफ ₹6,000 पर मंथ। तो अब बात आती है कि क्या एक्चुअल प्रूफ ऑफ लॉस नेसेसरी है अगर आपको कुछ भी रिकवर करना है अंडर सेक्शन 74। तो चुन्नी वर्सेस मेहता एंड सम्स लिमिटेड वर्सेस सेंचुरी स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड के केस में क्या बोला गया? मुधोलकर जस्टिस जो थे उन्होंने क्या बोला? सेक्शन 74 जो है, सेक्शन 74 सेज कि जो भी स्टिपुलेटेड सम है वो रिकवरेबल है, सो देयर इज नो नीड टू प्रूव कि क्या एक्चुअल डैमेज है या फिर लॉस है। शाह जस्टिस ने क्या बोला? ये जो सेक्शन है डज नॉट जस्टिफाई कि जो अवार्ड ऑफ कॉम्पनसेशन है व्हेन इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ब्रीच नो लीगल इंजरी एट ऑल हैज रिजल्टेड। दिस इज सो बिकॉज जो कॉम्पनसेशन है उसको अवार्ड किया जा सकता है फॉर लॉस विच नेचुरली अरोज या फिर इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ द पार्टीज। देयरफॉर प्रूफ ऑफ सम लॉस इज नेसेसरी जब आपको क्या देना है, ये लॉस या डैमेज को देना है। तो द व्यू ऑफ शाह जस्टिस को ही रिफॉर्म किया मौला बख्श वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जहां पे उन्होंने क्या बोला कि कोर्ट ने बोला जो वर्ड्स हैं सेक्शन 74 के कि वेदर और नॉट एक्चुअल डैमेज और लॉस इज प्रूव टू हैव बीन कॉज्ड देयरबाय टू द केसेस इन विच इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रूव कि कोई मॉनेटरी वैल्यू ऑफ लॉस या फिर देयरफॉर वैल्यू फिक्स्ड बाय द पार्टीज में हैव बीन टेकन अ रीजनेबल मेजर ऑफ द कॉम्पनसेशन। तो आपको क्या देखना है? शाह जस्टिस के व्यू को मौला बख्श वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस ने भी रीअफर्म किया। However, where the loss in terms of the money can be determined, the party claiming the compensation को प्रूव करना है कोई भी अगर लॉस उनके द्वारा सफर किया गया है। स्टैट्यूटरी डैमेजेस की अगर हम बात करें तो जो अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन पेबल है जो कि हमारी एक्ट कहती है वो होते हैं हमारे स्टैट्यूटरी डैमेजेस, जैसे कि टैरिफ एप्लीकेबल विल बी द वन विच इज इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द ब्रीच। पद्मा श्रीनिवासन वर्सेस प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी के केस में यही बात बोली गई। ठीक है। क्वांटम मेरिट क्लेम्स क्या होते हैं? ये एक रेस्टिट्यूटरी रेमेडी है। ये क्या कहता है कि रिकम्पन्स करोगे आप वो वैल्यू ऑफ वर्क जो कि किया जा रहा है। तो बेसिकली अगर कोई बंदे को आपने घर बनाने के लिए बोला था, बाद में आपने उसको एक आउट हाउस बनाने के लिए भी बोला, तो आपको जिस तरीके का इसने काम किया है उसके लिए आपको उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, अनजस्ट इनरिचमेंट नहीं करनी। तो आपको प्लेंटिफ को रिस्टोर करना पड़ेगा जो भी पोजिशन में था अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करता। तो सेम प्रिंसिपल अंडरलाइन करता है जो कि हमारा स्कीम है सेक्शन 65 का, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर आपको कोई भी एडवांटेज मिल रही है किसी भी वॉइड अग्रीमेंट के अंदर, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कि बाद में जाके वॉइड होता है, आपको उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। रिस्टोरेशन ऑफ एनी एडवांटेज जो आपको मिलती है जो कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइड हो जाता है। ये जो प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मेरिट है इसको लेट डाउन कौन से केस में किया गया? प्लिंच वर्सेस कॉलबर्न के केस में किया गया। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। तो हर एक पार्टी जो कि परफॉर्म कर रही है अपना कॉन्ट्रैक्ट हैज डन सम वर्क और रेंडर्ड सम सर्विस एंड फर्दर परफॉर्मेंस ऑफ द सेम हैज बीन मेड यूजलेस बाय अदर पार्टी, ही मे रिकवर सूटेबल कॉम्पनसेशन फॉर द वर्क डन या फिर सर्विसेज रेंडर्ड। A similar recovery is allowed where a person has rendered services under a supposed contract, जो कि बाद में जाके क्या हो जाता है? एक nullity बन जाता है, void बन जाता है। यही बात बोली गई क्रावन वर्सेस एलिस वर्सेस कैनन्स लिमिटेड के केस में, जो कि अथॉरिटी माना जाता है, जो कि एक बहुत ही रेलिवेंट केस माना जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू पे। क्वांटम मेरिट का जो क्लेम है, जो रेमेडी ऑफ कॉम्पनसेशन है, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है और ये ऑल्टरनेटिव रेमेडी भी मानी जाती है। अब हमारा जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ रेमेडी जो अवेलेबल है वो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और ब्रीच। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अपने आप में एक इक्विटेबल रिलीफ है जो कि अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर दिया जाता है। वो रिक्वायर करता है कि जो डिफेंडेंट है वो एक्चुअली एग्जैक्टली परफॉर्म करे जो ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी गई थी। कोर्ट इशू कर सकता है एक डिक्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और क्या बोल सकता है कि आपको परफॉर्म करनी है वही चीज जो आपने डिक्री में, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करी थी। अगर उसको जस्ट एंड इक्विटेबल लगता है ऐसा करना, अगर उसको लगता है कि बाकी लीगल रेमेडीज जो हैं वो इनएडिक्वेट हैं या फिर इनइफेक्टिव हैं। ठीक है। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नॉर्मली ग्रांट नहीं किया जाता जहाँ पे मॉनेटरी रिलीफ अपने आप में एक एडिक्वेट रिलीफ माना जाता है। बट जहाँ पे एक ऐसी जरूरत है जहाँ पे अगर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है या फिर कोई पर्सनल सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पे अगर उनको लगता है कि मॉनेटरी रिलीफ अपने आप में एडिक्वेट नहीं होगा, तब कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर भी दे सकते हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यूजुअली कहाँ ग्रांट होता है? लैंड्स के, बिल्डिंग्स के, रेयर आर्टिकल्स, यूनिक गुड्स, इन वाली चीजों में जहाँ पे कोई स्पेशल वैल्यू होती है जो कि पार्टी सू कर रही है।
एक इंजंक्शन का सूट कहाँ होता है, जहाँ पे आप इंजंक्ट करते हो, मतलब स्टॉप करते हो, स्टे ऑर्डर लेते हो और उस बंदे को वो काम करने से रोकते हो। ठीक है, ये भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर हम पढ़ते हैं बहुत ही डिटेल में। इंजंक्शंस के बारे में, टेम्पररी इंजंक्शन, मैंडेटरी इंजंक्शंस के बारे में हम सीपीसी में भी पढ़ते हैं। ये अपने आप में एक प्रिवेंटिव रिलीफ है और एक अप्रोप्रिएट है, जहाँ पे एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वहां पे आप डैमेजेस देते हो विच वुड नॉट बी एन एडिक्वेट रिलीफ, तो क्या करोगे, आप स्टे लगा दोगे, इंजंक्शन दे दोगे। तो इट सिक्योर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द नेगेटिव टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे पार्टी इज डूइंग समथिंग विच ही प्रॉमिस्ड नॉट टू डू, तो आप स्टे ऑर्डर भी लेके आ सकते हो। पार्टी राइटफुली रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट इंटाइटल टू कॉम्पनसेशन, तो जो पार्टी राइटफुली कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकती है, वो क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है और इंटाइटल्ड है कॉम्पनसेशन फॉर एनी डैमेजेस जो कि उसको सस्टेन हो रहा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नॉन फुल हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया गया। अब क्या हुआ, सेक्शन 75 क्या कहता है कि जो पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती है, कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकती है, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है जिससे उसको कोई फायदा होता वो नॉन फुलफिलमेंट हुआ, वो अपने आप में परफॉर्म नहीं किया गया। इलस्ट्रेशन ए, एक सिंगर जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ, मैनेजर ऑफ अ थिएटर के साथ, कि वो उसके वहां पे आके 2 नाइट्स के लिए हर हफ्ते में गाया करेगा फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स एंड बी एंगेजेस टू पे हर 100 रुपीज फॉर ईच नाइट परफॉर्मेंस। 6 नाइट पे जाके वो विलफुली एब्सेंट हो जाती है, बी इन कॉन्सिक्वेंस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर देती है, टर्मिनेट कर देती है। बी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर द डैमेजेस जो कि उनको सस्टेन हुए हैं क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नॉन फुलफिल हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की क्लास जहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा वो कॉन्ट्रैक्ट्स, वो वाले कॉन्ट्रैक्ट्स अगर ब्रीच हो जाते हैं तो क्या होगा। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने आज पढ़ा। ब्रीच मतलब नॉन फुलफिलमेंट, तोड़ देना, ब्रेकिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, हम लोगों ने ये पढ़ा। हम लोगों ने ब्रेकिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, हमने पढ़ा कि दोनों 2 पार्टीज भी हो सकती हैं जहां पे उनका दोनों पार्टीज ब्रीच कर रही हैं, एक पार्टी भी ब्रीच कर सकती है, 1 पार्टी कैन ऑल्सो डू अ ब्रीच। हम लोगों ने ये भी पढ़ा, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अगर डैमेज रिमोट है जो कि आपने फोर्सी नहीं किया था, जो कि यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं था, तो उसके लिए आपको नहीं मिलेगा। बट अगर डैमेज यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में था या फिर आपकी नॉलेज के अंदर था तो आप उसको क्लेम कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमने सेक्शन 73 पढ़ा जहां पे हमने क्या पढ़ा, कॉम्पनसेशन उनके लिए दोगे जो कि आपके लाइन ऑफ थॉट में थे, जो भी कॉम्पनसेशन फॉर लॉस या फिर डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें हमने क्या पढ़ा, हम लोगों ने रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा, हैडले वर्सेस बैक्सेंडेल का केस पढ़ा। सेक्शन 74 के अंदर हमने पढ़ा कॉम्पनसेशन, जहां पे पेनल्टी के बारे में बात करी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे आपका पेनल्टी स्टिपुलेटेड है। पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में हमने बात करी, जो कि प्री एस्टिमेटेड डैमेजेस भी कहलाते हो आप। और सेक्शन 75 में हमने बोला कि पार्टी टर्मिनेट कर सकती है और क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करके क्या कर सकती है, कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकती है। हम लोगों ने ये आज कवर करा। तो स्टूडेंट्स, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का और इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। 3 सेक्शंस हैं बट कॉन्सेप्ट बहुत सारा है। फाउंडेशन के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना है और आई होप इन इलस्ट्रेशंस के माध्यम से आप लोगों को वो सब समझ आई हो, इन केस लॉस के माध्यम से आपको समझ आई हो, कौन से केस ने किस चीज़ को ले डाउन किया वो भी समझना ज़रूरी है। तो आप लोगों को PW की ऐप डाउनलोड करनी है, लॉ सिलेक्ट करना है, वहाँ जाके फाउंडेशन बैच सिलेक्ट करना है और क्या सिलेक्ट करना है, आपको करना है ICA की आप लेक्चर्स देख सकते हो, आप PDF डाउनलोड कर सकते हो जहाँ पे आपकी क्लास नोट्स अवेलेबल हैं और आप डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन करें जिससे कि आपको अपडेट्स मिलते रहें कि लॉ वाला आपके लिए क्या क्या लेके आ रहा है। तो जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट एंड तब तक के लिए हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट इन योर लीगल जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।